जी, थैंक यू। और बताइए सर, क्या यस, हाल-चाल है? बिल्कुल फर्स्ट क्लास एकदम से। मैंने सोचा कि इस तरह का बीच-बीच में काँटा फेंकाऊँ ताकि हरमन आ जाए। मछली नहीं सर, ज़रूरी है। मछली पकड़ते हैं ना, तो जी। काँटा फेंकते तो उसमें फिर कुछ मछलियाँ आ जाती हैं। तो हरमन जर्मनी से उस काँटे में आ गया। नहीं सर, ओके, टाइम अच्छा था। टाइम नहीं, 7 नहीं। टू 8 था ना, तो हाँ, शिफ्ट के हाँ। बाद आज टाइम मिल गया। बिल्कुल, नहीं मैं भी क्या है बहाने ही ढूँढता हूँ आप लोगों से इंटरेक्शन करने का। और जी, वीकेंड्स में मेरे पास टाइम रहता है तो मैं मेरे लिए भी ये परफेक्ट टाइम रहता है। बाकी दिनों में क्लासेस जी, चलती है तो मुश्किल होता है मेरे लिए भी। और दूसरी जी। बात, कई बार बच्चों ने मेरे को बोला कि डायरेक्ट प्लेसमेंट पे कुछ बताओ, तो मैंने कहा हुँ, कि हुँ। मैं तो बता ही दूँगा, लेकिन कोई पर्सन जो जर्मनी में एज़ ए डायरेक्ट नर्स के तौर पे काम कर रहा है, उनको इनवाइट किया जाए, वो अगर वो बात बताते हैं, तो बात असर करती है ना? जी। अदरवाइज़ तो ऐसे लगता है कि अरे! ये तो सर तो इनको तो भेजना है तो ये तो अपना डमरू बजाएँगे। खैर, नहीं, नहीं। तो नहीं फिर भी मैं कोशिश यही करता हूँ जैसे हरमन को पिछली बार बुलाया तो बहुत लोगों के मेरे पास फ़ोन भी आए कि ये पाजी से मिलना पड़ेगा। मैंने कहा बिल्कुल, बात भी करा सकते हैं भाई आपकी। मैं तो यही बोलता हूँ भाई, हो सकता है कि टाइम निकल जाए आपका। तो आज का हम लोग सेशन जो है खास तौर पे डायरेक्ट प्लेसमेंट को लेके रखेंगे मेनली। लास्ट में मान लो कि अपन को टाइम हुआ तो हम वो बात भी कर सकते हैं हाउस बिल्डिंग की भी। तो खास तौर पे नर्स जो ऑलरेडी नर्स हैं उनके लिए ये सेशन है। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं दूंगा और फिर हमारे साथ में ज्वाइन होंगे जर्मनी से। जर्मनी से मैं 2 लोगों को इनवाइट किया है। एक का कंफर्मेशन आ गया था, दूसरे ने बोला कि टाइम हुआ तो मैं ज्वाइन कर पाऊंगा, क्योंकि वर्किंग रहता है ना उनका। अपना संडे है तो उनका हॉलीडे है ऐसा नहीं है। जो आज ज्वाइन करेंगे वो भी अपनी शिफ्ट से फ्री होके फिर ज्वाइन करेंगे, तो होने वाले हैं वो फ्री। बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं जब तक आपको दे देता हूँ कि जो डायरेक्ट प्लेसमेंट का है जर्मनी में, वो उन नर्सेज के लिए है जो ऑलरेडी मतलब इंडिया में कहीं से भी उन्होंने नर्सिंग की है और एज ए रजिस्टर्ड नर्स इंडिया में रजिस्टर्ड हैं। भले ही उनके पास एक्सपीरियंस हो या नहीं हो वो जरूरी नहीं है तो डेफिनेटली और कॉन्फिडेंट होंगे वो। और साथ में 3 क्राइटेरिया इसके हैं बेसिकली कि जिस तरीके से जर्मनी में डिमांड है नर्सिंग के फील्ड में, मेडिकल में बहुत डिमांड है, और उसमें भी खास तौर पे जितने भी हाउस बिल्डिंग के प्रोग्राम हैं या जितने भी अलग अलग फील्ड में नौकरियां हैं, सबसे ज्यादा जो डिमांड है, जो एक तरह से गारंटेड सा ही मामला है, वो है नर्सिंग का। कि कोई भी बंदा जिसने नर्सिंग की है, 40 की एज के अंदर अंदर है और जर्मन लैंग्वेज जानता है, उसकी पक्की जॉब लग सकती है। ऑलरेडी नर्सिंग के फील्ड में आपने नर्सिंग कर रखी है और नर्सिंग के फील्ड में आप एक्टिव हो, भले एक्सपीरियंस ना भी हो, उससे क्या एक मैसेज ये क्लियर होता है कि इन्होंने इतने साल पढ़ाई करी है तो ये डेफिनेटली इसी फील्ड में जाके टिक के काम करेंगे, तो चिंता नहीं होती। जैसे हम लोग किसी को हाउस बिल्डिंग में भेजें तो चिंता होती है कि इस तरह के लोग भी हो सकते हैं कि वहां जाके और कहें कि नहीं मेरे को इसमें नहीं करना, मैं तो बदल दो मेरी, तो इस तरह के भी कई लोग आते हैं, आप भी करते हैं। लेकिन नर्सिंग में वो डर नहीं है कि नर्सिंग की है इसका मतलब है कि बंदा इस फील्ड में इंटरेस्टेड है और उसको पता है कि नर्सिंग का मतलब क्या है, लोगों की केयर करना, लोगों की सेवा करना, और उसने मन से वो विषय चूज किया है और पढ़ाई भी कर ली 4 साल 3 साल जितनी भी उन्होंने पढ़ाई की है, मतलब टाइम ऑलरेडी इन्वेस्ट कर उनको वर्क करना है जर्मनी में, क्योंकि जर्मनी में बहुत जॉब है, नौकरियां हैं, इसलिए वो वहां जाना चाहते हैं। ऑफकोर्स यहाँ जॉब भी करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ जॉब करते हैं तो उतना कई बार आउटपुट मिलता नहीं। ये 3 कंडीशंस पहली मैंने आपको बताई कि 40 की एज से कम कम, मतलब 40 से आप पार नहीं हो, किसी केस में हो सकता है उसके पार भी आपको चांस मिले, लेकिन जो उनकी कंडीशंस हैं नॉर्मल जो है वो यही है कि 40 के अंदर अंदर हैं आप, नर्सिंग या जीएनएम बीएससी नर्सिंग वगैरह आपने कर रखी है, एमएससी कर रखी है, मान लो और अच्छी बात है, और जर्मन भाषा आप जानते हो। जर्मन को लेके भी पहले वो बहुत स्ट्रिक्ट थे कि नहीं B2 से कम लेना हमको है ही नहीं, लेकिन बहुत लोग कहते हैं B2 करने का इतना मोटिवेशन नहीं रख पाते या फिर उनको टाइम बहुत लगता है, तो उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं हो रही थी, तो फिर इन्होंने अब अलाउ कर दिया कि ठीक है आपने अगर B1 कर रखा है तो आप B1 के बेस पे भी यहाँ आके अपनी जॉब शुरू कर सकते हो, और आने के बाद में आपको
B2 तो करना पड़ेगा। B1 करके आप जब जॉब वहां पे शुरू करते हो तो वो असिस्टेंट नर्स की जॉब होती है। फुल फ्लेज्ड नर्स आप वहां काम नहीं कर सकते। फुल फ्लेज्ड नर्स के लिए आपको फिर B2 करना पड़ेगा और जो उनकी एग्जाम है वो क्लियर करनी होगी। B1 के बेस पे जो लोग वहां जा रहे हैं उनको हायर करते टाइम पे ही जो बिसाइड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, राइट, टर्म्स एंड कंडीशंस जो होती है उसमें ये लिखा हुआ भी रहता है अक्सर कि आप इस पर्टिकुलर टाइम में ये एक एग्जाम भी आपको पास करनी है। वो एग्जाम होती है कि नर्सिंग को लेके आपकी कितनी समझ है, राइट। तो वो एक तरह से लैंग्वेज का भी टेस्ट हो जाता है। B1 तो आपने गई थी से कर ही रखा है, टेल्क और ECL का भी चलेगा, लेकिन वहां जाके आपको एग्जाम देनी पड़ती है, उसका पीरियड रहता है। कई बार मान लो कि आपको 1 साल का टाइम मिला है, कई लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो उनको ऑफर के साथ में ये कंडीशन दे दी कि 2 साल के अंदर या जो भी वो टाइम बताते हैं उस टाइम के दौरान उनको B2 करना है, और मान लो वो B2 नहीं करते हैं तो वो एज ए फुल फ्लेज्ड नर्स काम नहीं कर पाएंगे। एक बात तो ये, इसका मतलब ये है कि कोई देखे कि मैं फुल फ्लेज्ड नर्स काम नहीं कर पाता हूं तो भी क्या बात है, जर्मनी तो आ ही गया। लेकिन ये बात अभी तो लगती है आपको जब तक आप इधर हो कि एक बार अपन को जर्मनी जाना है, बट जो मंथली जो पैकेज में बहुत बड़ा गैप रहता है, मिनिमम 500 से और वो 1000 यूरो तक का गैप हर महीने जब दिखता है तो वो चुभने लग जाता है। तो इसलिए B2 तो करना ही है आपको। यहां से करके चले जाओ तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो वहां जाके आपको जल्दी से जल्दी वो करना है। दूसरी बात कि ऐसा भी नहीं है कि B1 करके और आप सोचो कि नहीं मैं तो जर्मनी मतलब जॉब मिल गई मेरे को, B2 नहीं हुई तो क्या हुआ। वो केवल 1000 यूरो या 500 यूरो की ही बात नहीं है। आपको जो यहां से जाके आप जो जॉब ज्वाइन कर रहे हो उसके साथ में आपको एक कंडीशन हो रहा है कि वहां की एक एग्जाम और भी पास करनी पड़ती है। वो ये मतलब आपने मान लो BSc नर्सिंग या GNM वगैरह आपने जो कर रखा है वो ठीक है, लेकिन जर्मनी के हिसाब से आप एट पार हो क्या। वहां के लोग जो नर्सिंग करके आएंगे, नर्सिंग में हाउस बिल्डिंग करके आएंगे, उनका और आपका लेवल एक है क्या, उसके लिए वो एग्जाम होता है जिसमें वो आपको मौका भी देते हैं। एक तरह से आप कह सकते हो कि आपको पढ़ाते भी हैं, टाइम देते हैं आपको कि इस टाइम जैसे 1 साल का मान लो आपको दिया कि आप 1 साल एज ए असिस्टेंट नर्स जॉब करते रहो, लेकिन उसके बाद में आपको इस डेट तक इंटरनल यहाँ की एग्जाम देनी है जिसमें प्रैक्टिकल्स होते हैं, म्यूनलिश भी होता है, रिटन भी होता है। और प्रैक्टिकल में जैसे मान लो कि कस्टमर के साथ, कस्टमर मतलब वो नर्स जो आपकी जिनकी आप सेवा कर रहे हो, ओल्ड एज में है तो ओल्ड एज वाले लोग, हॉस्पिटल में है तो पेशेंट्स वगैरह, उनको आप कैसे हैंडल करते हो, उनको जर्मनी में मान लो जो भी बीमारियां ज्यादा होती हैं उनकी आपको कितनी समझ है, राइट, या फिर वोकैब वगैरह जो भी आप गैजेट्स यूज करते हो डे टू डे लाइफ में, उनकी वोकैब और कम्युनिकेशन और ये सारी चीजें, उससे रिलेटेड एक टेस्ट होता है जो आपको पास करना होता है। B1 के तौर पे आप असिस्टेंट नर्स जॉब कर रहे हो तो भी वो एक आपको पास करना पड़ता है। फिर फुल फ्लेज्ड नर्स करने के लिए तो फिर एग्जाम होना ही है, उसके लिए तो आपको B2 भी करना है और फाइनली एग्जाम तो होगा ही। खैर ये एक बात होगी। फिर डॉक्यूमेंट्स की, इसमें हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, मेरी नजर है लगातार, अगर गणेश और दूसरे फ्रेंड अगर आ जाएं तो मेरे को बता भी देना भाई, एक नजर मैं चेक कर लूं आ तो नहीं गए कहीं। आना है मतलब आ तो नहीं गए का मतलब ये नहीं है अपन बात करते हैं जब तक मैं आपकी छोटी मोटी जो भी क्वेरीज है वो कोशिश करता हूँ हेल्प करने की। तो हाँ कि आपको मैंने प्री रिक्विजिट बताई कि क्या क्या चीजें वहां पे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th और 12th का सर्टिफिकेट, ऑफ कोर्स जो भी एकेडमिक्स हैं, उसके बाद में आपको नर्सिंग की आपकी जो भी डिग्री है वो, नर्सिंग की डिग्री के अलावा आपका उसका ट्रांसक्रिप्शन, कोई एक्सपीरियंस है तो वो, पासपोर्ट, ये डॉक्यूमेंट्स और एक बर्थ सर्टिफिकेट, ये आपको चाहिए होते हैं जो डॉक्यूमेंटेशन है में। और उसके अलावा कितने पैसे मिलेंगे ये क्वेरीज, आपको अपना रियल एक्सपीरियंस तो वो बताने वाले हैं कि भाई आपको कितना मिलते हैं, आपके कितने बचते हैं, या इस तरह की जो भी तमाम चीजें हैं वो तो आप उनसे डायरेक्ट पूछ ही लोगे। बट मैं कुछ चीजें इसलिए बता रहा हूं ताकि वही बातें आप उनसे पूछोगे वो मैं ही बता दूं तो हो सकता है आपके क्वेश्चन कम रहे उनके लिए, या फिर स्पेसिफिक वो चीजें पूछो जो उनके लिए है। तो डॉक्यूमेंटेशन हो गया, मैंने एक प्री रिक्विजिट क्या है वो आपको बता दिया। सैलरी का जो है जनरली बोलने को हम लोग तो ये कहते हैं कि भाई 2200 से लेके आपको 3500 तक मिल सकते हैं, लेकिन ये रेंज तो इतनी बड़ी है। जनरली प्रैक्टिकली जो मिलती है, जितनी मेरी जानकारी है, वो 2500 लेके 2400 से 2800 के बीच में मिलती है फ्रेशर को, जिसने B1 करके वहां पे ज्वाइन किया है। आज पूछेंगे उनसे कि उनको क्या मिल रही है, वो बताएंगे, क्योंकि वो भी B1 करके गए हैं। जो भी जिनको मैंने इन्वाइट किया है दोनों लोग B1 करके ही वहां पे गए हैं। ये सैलरी का एक पॉइंट हुआ।
फिर आप ये चाहोगे कि वहां पे खर्चा कितना हो जाता है, जनरल क्वेश्चन रहते हैं, तो उसमें आपका करता है कि वो आपको जनरली क्या होता है कि ज्यादा डिमांड वहां पे नर्सिंग में भी, ओल्ड एज होम में ज्यादा डिमांड है। मैं आपको बताऊं प्रैक्टिकल सिचुएशन, जैसे मान लो हॉस्पिटल में भी हो सकती है आपका अपॉइंटमेंट, आपका नर्सिंग होम में भी हो सकता है, लेकिन ओल्ड एज होम वहां पे जो है उनको सबसे ज्यादा डिमांड है। तो इस बात के पूरे चांस हैं कि हो सकता है आपके ओल्ड एज होम में जॉब लगे। तो जब ओल्ड एज होम में आपकी जॉब लगेगी फॉर एग्जाम्पल, तो वहां पे एक बिल्डिंग में मान लो 40 या 50 लोग ओल्ड लोग, और ओल्ड का मतलब वहां पे कोई 60 का इस तरह के तो कोई रेयरली, मान लो कोई फिजिकली चैलेंज हो गया, ऐसे लोग ही मिलेंगे। अदरवाइज ज्यादातर केसेस में ओल्ड का मतलब वो ये मानते हैं 75 प्लस, वो लोग ओल्ड की कैटेगरी में मान रहे हैं वो लोग। अभी मेरी एक दो लोगों से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ पे बोला 107 साल की है, ज्यादातर लोग 80 से ऊपर के ही हैं, 1% उनके ओल्ड एज होम में। एक तो जनरल ओल्ड लोग, राइट, जो असक्त हो गए हैं एक तरह से, है ना, वही जाता है ओल्ड एज होम में। अदरवाइज जब तक आदमी खुद ही सारी चीजें कर पा रहा है तब तक तो उसको क्यों जाना है वहां पे, नहीं जाना चाहता जनरली आदमी। तो आपको ज्यादातर लोग मिलेंगे, हो सकता है 75 प्लस के मिलें, तो उनको डे टू डे लाइफ में हेल्प चाहिए, तो हो सकता है नहाने धोने में भी उनको मदद की जरूरत पड़ती है, खाना खाने में भी, घुमा के लाना है, या फिर कोई बीमारियां शुरू हो जाती हैं, 70-75 के हो रहे हो आप, अपने यहाँ तो कम ही पहुंचते हैं ना, लेकिन वो हट्टे खट्टे रहते हैं, इसलिए आबादी वहां की ज्यादा बूढ़ी होने का मतलब ये है कि वो 80 प्लस 100 तक जा रहे हैं लोग आराम से, पार करने वाले मिलेंगे। तो डे टू डे लाइफ में उनका मान लो ब्लड प्रेशर चेक करना है, या उनका रूटीन रहता है, एक शेड्यूल बनता है पूरे वीक का, पूरे मंथ का बनता है, पूरे वीक का बनता है। तो उस वीक में आप कौन से पेशेंट्स को या कौन से ओल्ड लोगों को आप टेक केयर करोगे, तो वो आपकी ड्यूटी है। 3-5 वो डिपेंड करता है उनकी व्यवस्थाओं के हिसाब से, और स्टाफ अच्छा खासा रखते हैं वो। आप ये मान के चलो कि अगर मान लो 50 लोग रह रहे होंगे ओल्ड एज होम में, तो हो सकता है स्टाफ वहां 100 लोगों का होगा, कि 100 लोग उनके केयर करने वाले होंगे, क्योंकि वो शिफ्ट वाला चक्कर है ना, कि 8 घंटे से ज्यादा तो आप जॉब कर नहीं सकते, काम कर नहीं सकते, है ना, कायदे से। एक्स्ट्रा करोगे तो आपको फिर ज्यादा उस तरह से पे करना पड़ेगा। तो स्टाफ खूब रहता है उस तरह से। तो ऐसी जगह में भी 10-20 तो नर्स रहेंगे ही रहेंगे, मेरी जानकारी के हिसाब से, जितना मुझे जानकारी मिली है। उनका पूरा ध्यान रखना पड़ता है कि कितने बजे उठे, कितने बजे उन्होंने कितने बजे सोए, क्या क्या एक्टिविटीज थी, बाकायदा उनका रिटर्न में हिसाब रखना पड़ता है डेली का। ये काम रहते हैं जनरली। मान लो कि कोई बीमार है, तो उसकी उल्टी हो गई, तो हेल्प करनी है अपन को ना, साफ भी करना पड़ता है। अब कल परसों किसी ने मेरे को यूट्यूब पे पूछा कि उल्टी करते हैं वो तो फिर हम ही करेंगे क्या? हाँ भाई, आप ही करोगे, इसलिए तो आपको रखा है वहां पे। सफाई करने वाले तो दूसरे होते हैं, लेकिन वो आप उनकी केयर है, मान लो 3 लोगों की आप केयर कर रहे हो वहां पे, तो 3 लोगों की तो करोगे ही ना। नहलाएंगे क्या? हाँ, आप नहलाओगे उनको, अगर जो बंदा असमर्थ है नहाने में तो आप नहलाओगे उनको। जो भी केयर का मतलब होता है, जो भी एक पेशेंट की केयर होती है ना, हमारे घरों में भी मान लो कोई ऐसा हो जाए तो हम लोग करते ही है ना। और आपने तो वो प्रोफेशन चूज ही इसलिए किया है, तो आप जरूर करोगे, और करोगे नहीं वही काम करोगे। ये मान के चलो, आप ओपन रहना है वहां पे, अगर उस फील्ड में जा रहे हो तो आप, क्योंकि आप उनके बॉस बनने तो जा नहीं रहे हो, वहां काम करने जा रहे हो आप, तो आप तो यही मान के चलो कि 8 घंटे आप एक टांग पे खड़े रहोगे। यही मान के मतलब आपको जाना चाहिए कि फुल टाइम आप काम ही करोगे। अब 8 घंटे ही तो रख रहा है वो बंदा आपको, 12 घंटे थोड़ी काम करा रहे हैं। तो 8 घंटे तो आपको एक्टिव रहना है, जो काम है वो करने हैं, उसमें भी जोर आए तो आप गलत फील्ड में हो, है ना, उसका मतलब ये निकलता है। इसके अलावा कुछ आपकी क्वेरीज जब तक गणेश आते हैं, 7:30 का बोला था मेरे को उन्होंने, मैंने कहा कि 7 से 7:30 मैं बात कर लूंगा। जब तक आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो मैं ले सकता हूँ, प्लीज। आपने पूछा लैंग्वेज प्रिफर्ड होगी, राइट? यस सर, बिल्कुल। राइट। देखो, मैं आपको एक बात बताऊं कि हम लोग 2 साल से हम लोग हाउस बिल्डिंग में तो भेज ही रहे हैं, राइट? और मेरे को बहुत सारे लोगों ने कांटेक्ट किया है इसके लिए भी, डायरेक्ट प्लेसमेंट के लिए भी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैंने उनको उनके साथ काम करना इसलिए प्रीफर नहीं किया, क्योंकि एक तो उनकी एक्सपेक्टेशन बहुत सारी है। मेरे को बताया गया कि आप है ना इतने तो हम स्टूडेंट से लेंगे, और आप भी कितने भी ले सकते हो स्टूडेंट से। तो मेरा आइडिया बिल्कुल क्लियर था शुरू से। मैंने कहा कि हाउस बिल्डिंग तो एक अलग मामला है, ये नर्सिंग में तो जर्मनी को खास तौर पे बहुत ज्यादा जरूरत है, तो स्टूडेंट्स का कुछ नहीं लगे इसमें।
नर्स जो जा रहे हैं उनका कुछ नहीं लगे। मैंने जो भी मेरे से बात करता है मैं उसको यही कहता हूँ, अभी फाइनल हमारा जो टाई अप हुआ उनसे भी मैं इसी बात पे एग्री हुआ कि मैंने कहा जो भी नर्स हैं वो कुछ नहीं देंगे, तो उनकी जो फी जो मैंने कहा कि मैं तो ये चाहूंगा कि फीस भी वो जो मेरे को देते हैं वो नहीं दे, आप दे। तो उन्होंने कहा कि हम दे देंगे आपको, आप अपनी लैंग्वेज की फीस हमसे ले सकते हो। मैंने कहा मेरे लिए वो काफी है। तो लैंग्वेज की फीस जो है आप मेरे से जो पढ़ेंगे एक बार तो मैं चार्ज करूंगा, इसलिए क्योंकि आप मान लो कि यहाँ पे लैंग्वेज सीख के और फिर आपका मन बदल जाए, हो सकता है भाई आप बहुत ही भले हो लेकिन फिर भी मन बदल जाए तो बदल जाए, क्या करें फिर। मैं तो किसी से लड़ना पसंद नहीं करता इस बात में। तो मैंने ये डिसाइड किया, मैंने उनके साथ तो क्लियर कट यही बात की है कि जो भी स्टूडेंट आएगा, जो भी फीस वो मेरे को देगा पढ़ने के दौरान, वो मैं उसकी वापस 100% रिफंड करूंगा और वो फीस आप दोगे मेरे को। जो आपके पास आ जाए उसके बाद दे देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने कहा जैसे ही वो आपके पास आ जाएंगे मैं इनको रिफंड करूंगा, वो आप मेरे को कर देना। तो इसलिए मैंने ये तय किया है कि जो भी नर्सेज हमारे थ्रू जाएंगे उनका कुछ नहीं लगे, उनकी फीस रिफंड होगी। सर फीस कितनी है? फीस किस चीज की? फीस जो आपकी जो कोर्स की फीस जो है वो बता रहा हूं मैं आपको, इसके अलावा कुछ देना ही नहीं है। जैसे मान लो कोई और कहीं से करके आ गया, मान लो कोई एक, पहले तो फीस कितनी है आपका, पहले क्वेश्चन का जवाब देता हूं मैं। A1 की फीस यहाँ पे ई लैंग्वेज स्टूडियो में हम लोग 14,000 चार्ज करते हैं, A2 17,500, 17,500 और B1 की 21,000। ऐसे A1 A2 B1 की, और ऐसे ही B2 तक आपको पढ़ाएंगे और सारी फीस आपकी रिफंड करेंगे। ये तो एक पॉइंट हो गया। दूसरी बात, मान लो कोई बंदा कहे मैंने तो पहले से ही कर रखा है जी कोर्स, ठीक है, मैंने तो पहले से ही कोर्स कर रखा है, आप मेरे को भेज दो। तो ऐसे बंदे की प्रोफाइल बनाना और उनको वहां तक भेजने तक हम उनसे एक बार, मैंने ये डिसाइड किया है कि एक बार उनसे 50,000 हम लोग चार्ज करेंगे प्रोसेस के दौरान, कि वो लास्ट मोमेंट में मान लो कि अपनी बात खराब नहीं हो, और जैसे ही वो वहां गया तो उनका वापस रिफंड करेंगे। उस केस में भी मतलब उनसे हमने मान लो एक बार केवल गारंटी के तौर पे ना वो लिया, वो वापस रिफंड करेंगे। इसके अलावा जो भी फ्लाइट का, नर्सिंग के केस में जो फ्लाइट के टिकट है वो भी आपको नहीं देनी है, वीजा वगैरह का भी आपको नहीं देना है, यहाँ तक कि कोई ट्रांसलेशन का मान लो डॉक्यूमेंट ट्रांसलेशन वगैरह का भी कुछ आपको नहीं देना। हेलो सर, B2 की फीस कितनी है? किस चीज की फीस? B2 सर। B2 दो पार्ट है, 20,500, 20,500, ऐसे 41,000। गुड इवनिंग सर। हेलो। यस, गुड इवनिंग। सर मैं अभी जैसे सोच रही हूँ कि जर्मनी जाने का, अभी मेरा बेटा जैसे 14 इयर्स का है, अगर मैं जाती तो मेरे बेटे का मतलब कैसे होगा जाने का, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन था मेरा। आपका बेटा कितना बड़ा है? अभी 14 इयर्स में सर। 14 इयर्स का है बेटा, और आप 40 से कम हो ना? जी जी। वो ठीक है, गुड। सो आपके केस में क्या होगा कि बेटा साथ में जा सकता है क्या, इस बारे में मैं उनसे पूछूंगा। मेरी जानकारी अभी तक ये है जितना, क्योंकि स्पेसिफिक देखो जैसे जैसे हमारे पास क्वेश्चंस आएंगे वैसे वैसी चीजें क्लियर होंगी। और लेकिन मैंने नोट भी कर रखा है, शायद निशा बोल रहे हैं आप? नहीं सर, मैं कविता हूँ सर। कविता बोल रहे हैं, ओके। निशा ने भी ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था मुझसे, ध्यान आ रहा है मुझे। तो उस केस में क्या है कि एक तो मैं अभी क्या छुट्टियां उनकी शायद अभी 6 तारीख से वापस, कल से ज्वाइन करेंगे वो वापस जर्मनी वाले, तो उनसे मैं ये चीज पूछ लूंगा। मुझे अभी तक जो जानकारी है वो ये है कि आप स्पाउस को साथ में ले जाते हैं तो उनका तो अप्लाई करवा सकते हैं वो, राइट। कुछ केसेस में उन्होंने, मैंने जिन लोगों से पूछा है उन्होंने बोला कुछ केसेस में वो कह रहे हैं कि एक बार यहाँ पे आके और अपना जो पहले 4-6 महीने का जो पीरियड है वो पूरा कर लो और फिर उनको अपने स्पाउस को बुलाओ। बच्चे वाले केस में मेरे को पूछना पड़ेगा कि भाई वो हो सकता है वो ये जानना चाहें कि फिर बच्चे की केयर कौन करेगा, कैसे टेक केयर होगी, उस बारे में। जैसे तो सर कई जैसे बताते हैं कि 18 इयर्स का होगा बच्चा तभी जा सकता है, तो वही थोड़ा सा मतलब कि क्वेश्चन था कि समझ नहीं आ रहा था ये कैसे मतलब होगा जाने का। अगर मेरा होता तो बेटे का थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाएगी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कि अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको तो अपन को पहले ही क्लियर करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स। तो आपके इस क्वेश्चन को आप मेरे को सेशन के बाद में लिख देना, है ना, कि मैं उनसे कल ही इस बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहूंगा, आपको अपडेट करूंगा। क्योंकि स्पाउस वाले में दोनों तरह की बातें मेरे को एक बार क्लियर करनी है, लेकिन दोनों तरह के पॉइंट्स मेरे पास आए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि स्पाउस का भी साथ में करवा रहे हैं वो, राइट। तो इनसे मैंने ये चीज पूछनी बाकी है। और कईयों ने मेरे को बोला कि पहले जो है, पहला जो आपका प्रोबेशन पीरियड है वो क्लियर करके आप जाओ, ताकि तब जाके आपकी भी तो श्योरिटी हो वहां पे कि हाँ अब आप निश्चिंत होकर वहां काम कर सकते हो।
सर सर, B2 वो B2 का जो B2 कब तक सर्टिफिकेट रहता है लैंग्वेज का, वो एक्सपायरी डेट रहता है क्या उसका? तो 1 साल से पुराना नहीं रहना चाहिए, और 2 साल हुए होंगे तो आपको फिर से देना पड़ेगा एग्जाम। 2 साल से पुराना मतलब 1 साल से पुराना होने का मतलब है कि वो शायद ये सोचेंगे कि भाई गैप हो गया इतना, तो इनको पता नहीं आती भी है कि नहीं, तो उन्होंने वो अपनी प्री कंडीशन में ये चीज लिख रखी है कि 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। सर सर- B2 करके ही जा सकते हैं या फिर B1 करके जा सकते हैं? B1 करके जा सकते हैं, B1 सर, करके जा B1 सकते हैं। पहले सर B2 का B1 कोर्स सर B1 हाँ। कोर्स कंप्लीट करने तक कितना महीना लगेगा सर? B1 करने में आपको 8-9 महीने का टाइम एवरेज लगता है। बाकी आपने मान लो कि पूरी कमर कस के बहुत जबरदस्त तरीके से केवल लैंग्वेज ही सीख रहे हो, तो हो सकता है आप 6 महीने में सीख लें, राइट। एवरेज जो स्टूडेंट्स हैं वो 8 से 9 महीने ले लेते हैं B1 का सर्टिफिकेट लेने में, ये एक एवरेज टाइम लग जाता है स्टूडेंट्स को। सर ओनली B2 का कितना दिन लगेगा सर टाइम? B1 केवल तक अगर B2 हो मतलब गया, B1 तक आपने कर लिया है और B2 करना चाहते हो, B1 हो गया एवरेज है तो B2 5 महीने। हम लोग जैसे ई लैंग्वेज स्टूडियो में हमने जितने भी कोर्स कराए, हमको एवरेज आपको बताऊं 5 महीने लगे हैं हमको एवरेज। अब मान लो कोई बोले कि मैं तो खूब पढ़ने को तैयार हूं, मेरे को तो प्री रिकॉर्डेड वीडियो दे दो और मैं बहुत मेहनत करूंगा, तो जल्दी भी कर सकता है। ये कोई किसी लाल पीली किताब में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन सर क्या जनरली और उस तो बीच हम लोग 5 महीने लेते हैं, क्योंकि उसमें 3-4 उस किताबें बीच हैं। हम लोग प्रोसेस होते रहेगा क्या सर? B1 होते ही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ये हेलो? सर क्योंकि मैंने B1 कर लिया है सर। B1 कर लिया तो आपका प्रोसेस तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। प्रोसेस में एक्चुअली 3-4 महीने का टाइम लगता है। B1 किसी ने कर रखा है तो उसका तो हो सकता है 3 महीने के अंदर अंदर हो जाए, लेकिन B1 के बेस पे जब हम लोग करते हैं तो 4-5 महीने तक लगना नॉर्मल बात है। ये सर तो क्या हेलो अभी सर, हम अप्लाई कर सकते हैं फिर B2 करते रहेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, B1 आपने कर लिया, आप अप्लाई कर सकते हो और फिर B2 आपका चलता रहेगा। सर B2 हो गया है और अभी एप्लीकेशन करना है तो क्या कर सकते हैं मैम? आप अपने हमको भेजें, आपके पास नंबर तो है, कांटेक्ट नंबर है हमारा, आप हाँ, भेज दो और तुरंत आपका हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। सर कितना टाइम लगेगा उसके लिए? अप्लाई तो तुरंत ही कर सकते हैं। अब उसमें ओके। जनरली B2 के बेस पे देखो, जनरल प्रोसेस जो है ना इसकी 3 से 5 महीने लगती है। जनरल प्रोसेस जब आपका लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है, बाकी सारी डॉक्यूमेंटेशन है। तो डॉक्यूमेंटेशन में सर कौन कौन से अगर मानो कुछ अभी हमने एक डॉक्यूमेंट किया है लेकिन उन्होंने रिजेक्शन किया है रिन्यूअल स्लिप के लिए, हम महाराष्ट्र से बात कर रहे हैं लेकिन रिजेक्शन उन्होंने किस बात पे किया? रिन्यूअल स्लिप रिन्यूअल मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है उसका 5 इयर्स में रिन्यू करना पड़ता है। हाँ, हर तो रिन्यू हर करवाओ। 5 साल में रिन्यू करना पड़ता है, तो हमने किया लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र में ऑनलाइन स्लिप मिलती है, तो वो बोल हाँ, रहे हैं कि ऑनलाइन स्लिप नहीं चाहिए। हमने नॉर्थ राइन वेस्टफालिया में किया है एप्लीकेशन, तो अभी हाँ, उन्होंने बोला है कि आपका रिन्यूअल स्लिप हम एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो कंप्यूटराइज है। तो आप यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट कर लो एक बार, अगर मान लो सर ऐसा संभव है तो हम लोग मैं तो हम पूछ ही लोग गए लूंगा। थे उनको, हम्म, हम लोग गए थे महाराष्ट्र नर्सिंग काउंसिल में और हम्म, उनको बताया भी कि ये चीजें, तो वो बोले कि एक्चुअली यूके में सब अब्रॉड में चलता है बोले ऑनलाइन स्लिप, और जर्मन में क्यों नहीं चल रहा करके, तो ये हम्म। इश्यू हो रहा है, ये मैंने तो, समझ में तो नहीं आ रहा। नहीं तो मैं डायरेक्ट आप मेरे को लिख दीजिएगा, मैं आप कल ही इस पे अपडेट ले लूंगा। इस सर पे आप टेल का B1 एग्जाम भी रिकॉग्नाइज है सर? चलेगा बिल्कुल, ठीक है टेल सर। का भी रिकॉग्नाइज्ड है, बिल्कुल रिकॉग्नाइज्ड है। हेलो सर। ठीक है सर, मेरा रिजल्ट आएगा 20 तारीख को तो मैं करूंगा। हेलो, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। Yes. सर सोनम बोल रही यस हूँ। सोनम। सर ये मैंने अभी थोड़ा लेट ज्वाइन किया है क्लास, तो ये नर्स का जो है इसमें नर्सिंग आपको यहाँ नर्स होना चाहिए या कैसे है सब होना प्रोसेस? चाहिए। ये डायरेक्ट प्लेसमेंट वाला जो है, एक देखो दो चीजें, एक तो नर्सिंग हाउस बिल्डिंग होती है, उसकी बात नहीं कर रहे आज। नर्सिंग हाउस बिल्डिंग में तो आपने 12th पास की है या ग्रेजुएट है, जर्मनी में नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन डायरेक्ट प्लेसमेंट का मतलब है कि आप ऑलरेडी नर्स हैं, भले ही एक्सपीरियंस हो या नहीं हो, आप नर्स ऑलरेडी हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, और कोई क्वेश्चन या डायरेक्ट? गणेश आप आगे? हाँ सर, मैं आ गया हूँ। ओह ग्रेट, वेरी नाइस, गुड। तो अगर वीडियो ऑन कर सकते हो तो हमको अच्छा लगेगा।
सर नेटवर्क प्रॉब्लम चल रहा है है ना? सर, इधर ट्रैवलिंग कर रहा हूँ मैं। एक्सक्यूज मी सर, B1 का कोर्स कर चुका है लेकिन एग्जाम अभी नहीं दिए हैं, तो क्या आप दिलवा सकते हैं वो? नहीं, मैं तो एग्जाम क्या उसके लिए अप्लाई करना पड़ता है। ये सर मतलब आपके थ्रू क्या एग्जाम दे सकते हैं, मतलब नहीं, जो भी registration? देखो, हमारा जो सर्टिफिकेशन है वो इंडिया में मल्टीनेशनल कंपनीज में तो बहुत सारी जगह एक्सेप्टेड है, लेकिन जर्मनी वाले तो उनको तो ग्योथे का सर्टिफिकेट चाहिए या टेल्क या ECL का, ये चाहिए उनको, तो वो सर्टिफिकेट चाहिए। मैं ये जरूर कर सकता हूं कि अपने इंस्टीट्यूट पे जैसे मिस्टर अमित कुमार हैं, वो आपकी मदद कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं, एटलीस्ट रजिस्ट्रेशन करने का बहुत दिक्कत हो रही हो तो। बाकी स्टूडेंट अपने आप ही करते हैं, लेकिन तो वो कौन सा इंस्टीट्यूट से होगा, मतलब गोएथे, ECL, टेल्क? गोइथे से ही, गोइथे के लिए ही बता रहा हूँ आपको मैं। सर गोइथे में तो बहुत प्रॉब्लम है रजिस्ट्रेशन करने में। लास्ट टाइम मैंने ट्राई किया था, वो तो मतलब साइट खुली भी नहीं और पता चला कि 2 मिनट में ही वो ब्लॉक भी हो गई। अमित, कई लोग वेटिंग में हैं, देखिए आप उनको। ये दिक्कत तो है, मैं मानता हूँ। यहाँ भी, हमारे यहाँ भी कई सारे स्टूडेंट्स कई बार रजिस्टर नहीं कर पाते हैं, तो बड़ा उस उनको केस में time क्या लगता करना है। चाहिए सर फिर, क्योंकि डेट मिल ही नहीं रही है एग्जाम की। उस केस में आप टेल्क का, आपके पास नंबर नहीं हो तो मैं दे दूंगा आपको, जैसे टेल्क का भी रिकॉग्नाइज्ड है, तो उनसे एडवांस में ही बात करी जा सकती है कि भाई मेरे को ये पेपर देना है, फीस आपकी मैं पहले पे करने को रेडी हूँ, हो सकता है। और तीसरा ऑप्शन फिर एक ECL का भी। ओके हाँ, मैं नंबर दे दूंगा अगर आपके हेलो पास सर। हो तो, टेल्क वगैरह के। ठीक है, Yes. ठीक है सर, ओके। हेलो सर, नमस्ते सर। नमस्ते। सर गोएथे, टेल्क और ECL दोनों का मतलब सर्टिफिकेट का वैल्यूएशन सेम ही है? रिकॉग्निशन तो सेम ही है। आपके पास ग्योथे का है, देखो मेरे यहाँ पे जो भी बच्चे पढ़ते हैं, मैक्सिमम बच्चे ग्योथे का देते हैं, राइट। लेकिन ग्योथे का कुछ बेनिफिट है, कुछ नुकसान है। जैसे नुकसान तो सबसे बड़ा उनका यही है कि वो रजिस्टर नहीं कर पाते हैं स्टूडेंट्स को। तो अब उनके कहाँ पे क्या दिक्कत है टेक्निकली वो मुझे पता नहीं, ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है ग्योथे के साथ। और बेनिफिट ये है कि उनके मल्टीपल सेंटर्स हैं, तो आप बार बार ट्राई कर सकते हो, ये है। Guten Abend, Sir. Guten Abend. Es geht es Ihnen, Sir? Mir geht es perfekt. Und selbst? Es geht sehr gut, Sir. बोलिए। सर मैं पूछ रहा था, अभी मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ इंजीनियरिंग में। तो सर मैंने मतलब देखा था यूट्यूब पे, मैं अभी A2 कर रहा था आपसे, मैंने देखा था कि मैं ड्यूल स्टडी के लिए भी जा सकता हूँ। मतलब इसमें हमें बैचलर्स डिग्री नहीं मिलती, उसमें हमें बैचलर डिग्री मिलती है, लेकिन उसमें मतलब 1 ईयर की ग्रेजुएशन चाहिए होती है। नहीं हो सकता है। देखो मैं आपको बताऊं कि अभी आज का सेशन हमने स्पेशली नर्सिंग, जो भी नर्सिंग में भी डायरेक्ट प्लेसमेंट पे रखा है। आपकी डुअल डिग्री के बारे में कोई क्वेश्चन है तो आप मेरे को लिख दो, उसकी मैं इंफॉर्मेशन लेके आपको प्रॉपर जानकारी दूंगा। मान लो मुझे प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं हो और मैं शुरू हो जाऊं, वो ठीक नहीं है। डुअल डिग्री के क्या क्या प्रोविजंस हैं वो मेरे को पता करना पड़ेगा प्रॉपर, फिर आपको मैं बताऊंगा। सर क्या आपके यहाँ से सर, टेल्क का रजिस्ट्रेशन हो सकता है क्या? मैं आपको नंबर दे दूंगा, डायरेक्ट आप जो टेल्क के जो हेड हैं यहाँ पे उनसे बात कर लीजिएगा और उनको बोलना कि भाई मैं फीस एडवांस में देता हूँ, आप रजिस्टर करिए, मेरा कर देंगे। सर लैंग्वेज तो के वो अलावा नंबर कोई फीस देना पड़ेगा सर कब आपको मिल सकता है? इंस्टीट्यूशन को? तो 2 लोगों ने बोला एक साथ, फिर से बोलो एक बार प्लीज। सर नंबर सर लैंग्वेज के अलावा और कोई फीस भरना पड़ेगा आपके इंस्टीट्यूशन को? नहीं, आपको देखो जो एग्जामिनेशन जो फीस है वो तो आप ही लगेगी। जो आप हमको जी फीस सर। दोगे वो हमको कोर्स पढ़ाने की, A1 A2 B1 B2 ऐसे। ये एग्जामिनेशन की फीस का आइडिया पहले मेरे दिमाग में था, लेकिन फिर मेरे को ये दिमाग में आया, मैंने कहा बच्चा तो एक्सपेरिमेंट करता रहेगा, सीरियस नहीं होगा, फिर ये कहेगा मैं तो तैयार हूं, लेकिन उसको लगेगा कि यार ये फीस तो अपनी लगती है। तो समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूँ? सही है सर, सही है। इसलिए मैंने फिर इस चीज को ड्रॉप किया। एक बार तो मेरा मैं काफी उत्साही हो गया था, मैंने कहा वो भी अपन देंगे, फिर मैंने कहा अरे ना दिक्कत हो जाएगी। यस हाँ जी सर, हाँ नमस्कार। गणेश, हम नमस्ते, हम आपसे बात करना चाहेंगे अभी। क्या है कि मैं तो बच्चों के साथ बात करता रहता हूँ, तो आज मैंने कहा कि डायरेक्ट जो लोग वहां पे काम कर रहे हैं, नंबर तो ये है, इस पे आप लिख देना एक बार, मैं आपको टेल्क वालों की डायरेक्ट नंबर दे दूंगा, मेरी याद नहीं है इसलिए अभी कैसे दूं। तो गणेश
पहले तो बहुत बहुत थैंक यू। मैंने आपको 2 दिन पहले ही कांटेक्ट किया इस रिगार्डिंग और आपने तुरंत बोला हाँ, मुझे तो मजा आ गया भाई। थैंक यू सो मच। और आपको फिर से बहुत बहुत बधाई कि आपको लगभग अब 1 महीना हो चुका है जर्मनी में शुरू किए हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। तो मैं चाहूंगा कि आप पहले थोड़ा सा आपका ब्रीफ में परिचय दे दें, आप कहाँ से हैं और किस, है ना, इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज हैं इनकी आप एड्रेस करें अभी प्लीज। जैसे मुझे आए हुए यहाँ पे 1 महीना हो गया और मैं डीडोना से बिलोंग करता हूँ, राजस्थान में। गणेश शर्मा नाम है मेरा। और जैसे मैंने देवकन सर से B1 किया था, फिर मैंने B1 के एग्जाम क्लियर किए। और मेरी नोन है यहाँ पे जर्मनी में जो 15-20 सालों से रह रहे हैं, तो उनके रिसोर्स से मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। तो अभी मैं म्यूनिक सिटी के पास में छोटा टाउन है एक, किफेनबर्ग नाम से, यहाँ पे अभी मैं जॉब कर रहा हूँ। और मैं 1 तारीख से मेरी जॉब स्टार्ट थी, 30 को आया था मैं यहाँ पे। और अभी आज मुझे 1 महीना और 5-7 दिन हो गए यहाँ पे। तनख्वाह आई कि नहीं? हाँ सर, सैलरी आ गई। फर्स्ट मंथ की सैलरी मतलब 1500 यूरो आई है मेरी। ओके, हाँ भाई, एक एक करके आप अपने क्वेश्चन पूछिए। सर मैं भी राजस्थान से हूँ, तो आपसे पूछना चाहता हूँ कि मतलब कैसे डिफिकल्ट रहता है शुरू शुरू में, मतलब लैंग्वेज का। देखो, लैंग्वेज तो यही है कि आपको सीख के आनी पड़ेगी, उस सीख के आनी ही चाहिए। जैसे आप यहाँ पे आते हो तो लैंग्वेज तो बहुत बड़ा है वैसे। जैसे मैंने भी B1 किया है, तो B2 तो कंपलसरी है, यहाँ आके भी अपन को B2 करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि B2 अपन वहीं से करके आए। और बाकी जैसे अगर यहाँ आते हैं तो फिर वही है कि अपन का B1 का लेवल यहाँ का तो A1 ही नहीं है, क्योंकि जो प्रॉपर जर्मन के लोग हैं उनकी तो फ्लुएंसी कुछ अलग ही है। तो यहाँ के वो अपनी इंडिया में हवा में उड़ते कि यार मैंने B1 कर रखा है, बहुत ओके, वो आती है, वो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ आओगे, आप काम करोगे, धीरे धीरे रहोगे, तो डे बाय डे आपकी लैंग्वेज बेटर होती जाएगी वो तो। भैया मैं बोल रहा था कि वहाँ पे आप ओल्ड एज होम में काम कर रहे हो या हॉस्पिटल्स में? नहीं, अभी मैं ओल्ड एज होम में हूँ। और ओल्ड एज होम बेस्ट रहता है। वो बेस्ट इसलिए रहता है कि जैसे आप अगर हॉस्पिटल में जाओगे ना, तो जो अपन का B1 लेवल है, तो हॉस्पिटल वाले अपन को नहीं रखेंगे। वो जैसे अपन वहां जा रहे हैं, अपन ने 5-7 दिन काम किया, तो अपन को समझ नहीं आ रहा कि पेशेंट हमसे क्या बोल रहे हैं, हम उन डॉक्टर को क्या समझा रहे हैं। तो जैसे मेरे 1-2 फ्रेंड्स यहाँ हॉस्पिटल में गए थे, तो जैसे फर्स्ट हर वीक का क्या होता है कि हमारा जो हम कैसे काम कर रहे हैं, कैसे पेशेंट से बात कर रहे हैं, तो वो उनका फीडबैक लेके जो हमसे ऊपर, हॉस्पिटल से ऊपर रहता है, उनको हो जाता है। तो वो वहां से फिर जो मेरे फ्रेंड उसने काम किया था, उसने 7 दिन बाद में उसको वहां से निकाल दिया था कि इसको लैंग्वेज नहीं आ रही, तो पेशेंट के साथ क्या बात करेंगे, समझ नहीं आ रहा डॉक्टर को क्या समझा रहे हैं। तो ओल्ड एज होम थोड़ा सा इसलिए बेटर रहता है कि लैंग्वेज का इतनी जरूरत पड़ती नहीं है, और जो स्टाफ है वो आपको समझा सकता है। और यहाँ पे काफी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। और लैंग्वेज भी काफी अच्छी, मतलब सुधर सकती है। तो जैसे आप 1-1.5 साल 2 साल हो जाए, आपकी लैंग्वेज अच्छी हो जाए, B2 का एग्जाम हो जाए, तो आप चेंज कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अगर B2 यहाँ से करके जाएंगे तो क्या हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं? नहीं, हॉस्पिटल में काम तो B1 पे भी कर सकते हो, लेकिन शर्त ये ना आपकी लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए। अब मैं अभी ओल्ड एज होम में हूँ, तो मुझे बोलने का इतना काम नहीं रहता। कि ठीक है, जो मेरे सीनियर है जो काफी सालों से काम कर रहे हैं, तो अभी जैसे समझा देते कि ये काम ऐसे करना है, ऐसे बात करनी है। और वही आप एक हॉस्पिटल में जा रहे हो, तो वहां पे तो सारे यंग पर्सन आ रहे हैं, तो उनका तो थोड़ा सा फ्लुएंसी अलग रहेगा। ओल्ड एज होम में सैलरी क्या है? सैलरी हॉस्पिटल में और ओल्ड एज में सब में सेम ही है। जर्मनी में क्या है कि चाहे ओल्ड एज होम हो, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे कोई गांव है छोटा या फिर कोई बड़ी सिटी है, सैलरी सब जगह एक ही है। आपका B2 का एग्जाम होने के बाद में यहाँ पे फारक्राफ्ट का एग्जाम होगा, जिसमें अपन इंग्लिश में बोले तो जो नर्सिंग का रजिस्ट्रेशन है वो यहाँ पे हो जाएगा। उसके बाद में सैलरी आपकी बढ़ जाएगी। बाकी B1 पे सैलरी आपकी सेम ये रहनी है, चाहे आप जर्मनी में कहीं। B1 पे सैलरी कितनी होती है नॉर्मली? जैसे लगभग सैलरी 2500 यूरो से लेके 2650-27 यूरो के बीच में रहती है। कोई जैसे हॉस्पिटल 2600 देता है, कोई 2550 दे दिया किसी ने 27 यूरो दिया, बाकी मैक्सिमम 2500-27 के बीच में रहती है, इससे ऊपर नहीं जाती। सर नहीं पेशेंट तो वहाँ पे चलो एक्सपीरियंस गणेश और भैया, बिना एक्सपीरियंस वालों का कुछ फर्क नहीं पड़ता सैलरी में? क्या बोल रहे हो? जैसे एक्सपीरियंस की सैलरी और जो जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता वो दोनों की सैलरी सेम होती है? अगर इंडिया से आप फ्रेशर आ रहे हो, एक्सपीरियंस लेके आ रहे हो, आपने कोई OT में काम किया है, वो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता।
अगर आपको यहाँ ओटी में काम करना है तो उसके अलग कोर्सेस है, 1 साल के। आईसीयू का अलग कोर्स है, उसके एग्जाम लगे, उसके बाद आप काम कर सकते हो। इंडिया का एक्सपीरियंस यहाँ कहीं काम नहीं आना। सर अकोमोडेशन टेक्सेस के बारे में है हाँ जी, डिस्पेंसरी अकोमोडेशन में देता है जैसे सर हॉस्पिटल? एक एक करके मैं नाम बोलता जाता हूँ, थोड़ी मदद करता हूँ आप लोगों की। केवल चुपचाप ही देखने लग गया। यस, प्रद्युम्न आप बोलिए पहले। सर अकोमोडेशन देता है हॉस्पिटल पहले या खुद अरेंज करना पड़ता है? नहीं देखो, अकोमोडेशन तो हॉस्पिटल करवा देता है प्रोवाइड। जैसे मुझे तो अकोमोडेशन हॉस्पिटल ने करवाया था। तो अकोमोडेशन आप खुद देखते हो कई बार, तो अगर आपको चलो ठीक है कोई सस्ते में मिल जाता है तो आप बाहर रह सकते हो। जैसे अभी मैं रह रहा हूँ, इस रूम का मतलब रेंट है 370 यूरो है यहाँ का, जिसमें किचन दी गई है मुझे, अटैच लेट बाथ है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन है। और सबसे बेनिफिट ये है कि चलो ऊपर हॉस्पिटल है और नीचे हूँ तो कहीं आने जाने का वो टेंशन एक्सपेंसिव नहीं रहता है। है। स्नोफॉल हो रहा है और हो रहा है तो कहीं ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज नहीं लगना। जैसे आप यहाँ पुराने हो जाते हो, आसपास का सब कुछ पता चल गया तो बाहर भी ले सकते हो, कोई बड़ी बड़ी बात नहीं। थैंक यू सर। ओके, नेक्स्ट इलियास आलम। ये मैं जानना चाह रहा था भैया कि टैक्सेस का क्या है, कुछ बता सकते हैं आप? देखो टैक्स का ऐसा है कि अभी मेरी फर्स्ट मंथ की सैलरी आ गई, लेकिन सैलरी स्लिप आई नहीं। तो सैलरी स्लिप जैसे नेक्स्ट वीक आएगी मेरी, तो उसका मैं अभी नहीं बता सकता आपको कि कितना टैक्स करते। जैसे मेरी 2650 यूरो सैलरी लगी है, तो जिसमें मेरा टैक्स कट गया और अपना इसका रेंट कट गया रूम का, तो मेरे 1500 यूरो है। बाकी सैलरी पे ऐसा होता है कि जैसे यहाँ पे नाइट की आपको डबल मिलती है, और जैसे सैटरडे और संडे जो ऑफ जिस दिन छुट्टी है तो उसमें आपको 1.5 गुना मिलती है। जैसे सपोज अगर आपकी एक दिन की 20 यूरो सैलरी है और आप संडे को काम कर रहे हो, तो आपको वो मतलब अपने 30 यूरो। 30 यूरो हो गई, 30 यूरो। और जैसे कोई यहाँ पे फेस्टिवल है, उस दिन आपको डबल सैलरी मिलेगी अगर आप काम करे हो तो सैलरी और का वो तो आप अकोमोडेशन जो हॉस्पिटल प्रोवाइड किया है उसका चार्जेस कितना कटता है? उसका भी इसका मतलब 370 यूरो है यहाँ का। 370, ओके। हाँ, बाकी अकोमोडेशन तो क्या है कि जैसे आप सिटी में रहे हो तो वहाँ महंगा मिलेगा आपको। आप हम्बुर्ग में रह रहे हो, बर्लिन में रह रहे हो, वहाँ महंगा है। ये थोड़ा सा मतलब छोटा टाउन है तो यहाँ सस्ता है। अगर मेरे अगर नहीं होता सीट, अगर मैं कहीं बाहर लेना चाहता हूँ तो मैं बाहर भी ले सकता हूँ। तो वो तो और अपन एक का खुद क्वेश्चन का और है रहता है। भैया, हाँ पूछो। अगर हॉस्पिटल्स में मैं यहाँ से हॉस्पिटल्स में डायरेक्टली गया और वहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो रही है, तो क्या हॉस्पिटल वाले निकालेंगे? तो फिर क्या ओल्ड एज होम में भेजेंगे या फिर मुझे खुद से ढूंढ के ओल्ड एज होम में जाना पड़ेगा? खुद से ढूंढना पड़ेगा मेरे ख्याल से। वो क्यों भेजेंगे? वो आपको नहीं नहीं वो नहीं भेजेंगे। वो तो यही है कि जैसे सपोज दैट आप मेरे थ्रू आए, मैं यहाँ पे डॉक्टर हूँ एज ए, आप मेरे थ्रू आए, मैंने आपका इंटरव्यू कराया हॉस्पिटल में, आप वहाँ जॉब कर रहे हो, ठीक है। तो आपने जैसे 7 8 10 दिन जॉब की, आपके कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आ रही है, तो एक तो मेरे पास मेल आएगा भाई मेरे थ्रू आए हो, एक जो आपकी कंपनी है उनको मेल जाएगा कि ये जो भी कैंडिडेट इसकी लैंग्वेज अच्छी है ये भी काम नहीं कर सकता, तो आपको पहले लैंग्वेज करवाएंगे वो। तो ऐसे तो वो तो ये बोलते हैं कि आपको लैंग्वेज करवाएंगे, लेकिन जैसे अगर मेरी जानकारी है यहाँ पे कहीं और, तो मैं आपको जैसे ओल्ड एज होम है उससे इंटरव्यू करवा के आपको एक बार वहाँ लगा दूंगा, तो आपकी लैंग्वेज भी साथ में चलती रहेगी, आपका लैंग्वेज का थोड़ा सा वो बेटर भी हो जाएगा वहाँ पे। ओके सर नर्स पेशेंट रेशियो कितनी होगी सर उधर जो ओल्ड एज होम में? नहीं ओल्ड एज होम में तो जैसे अभी सेकंड फ्लोर पे हमारे 20 पेशेंट है, तो मॉर्निंग में 4 से 5 स्टाफ रहते हैं। मॉर्निंग में काम ज्यादा रहता है, इवनिंग में काम कम रहता है, तो इवनिंग में 3 स्टाफ रहता है। इसमें 2 तो हम, जैसे मैं भी असिस्टेंट हूँ यहाँ पे, अपन सारे असिस्टेंट ही आएंगे यहाँ पे। जो एग्जाम लगने के बाद में हम फारक्राफ्ट बन जाएंगे, मतलब इंडिया में वो SN हो गया सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। तो शुरू में तो क्रांक के फिलिगे रहेंगे नर्सिंग असिस्टेंट। B2 होने के बाद में, यहाँ रजिस्ट्रेशन होने के बाद में फारक्राफ्ट बन जाएंगे। तो फारक्राफ्ट बनने के बाद में जहाँ आपका मन है आप यूरोप में कहीं भी जॉब कर सकते हो। स्विट्जरलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, कोई बड़ी सिटी है, कोई बड़ा हॉस्पिटल है, उसके बाद में जो आपका मन करे आप वहाँ जॉब कर सकते हो। और सैलरी तो यही है कि 100 200 यूरो का फर्क पड़ता है, बाकी करीब करीब सेम सी रहती है। वो कोई जर्मनी में वो वाला इशू नहीं, इंडिया वाला की कोई छोटा टाउन है तो सैलरी कम मिल रही है, अच्छा हॉस्पिटल से ज्यादा मिल रही है, वो यहाँ पे तो नहीं है। B2 का एग्जाम अगर यहाँ से क्लियर करके आए तो फिर वहां कोई एग्जाम नहीं देना होता? नहीं, B2 के एग्जाम के बाद में यहाँ का एग्जाम देना पड़ेगा आपको, नर्सिंग का।
लैंग्वेज के अलावा नर्सिंग का नर्सिंग का एग्जाम। एग्जाम हो लगेगा। ओके, हाँ सर डॉक्यूमेंट के बारे में पूछना था। एक एक करके, जैसे अशोक नायक और निशा, मतलब मैं नाम बोलता जाता हूँ ताकि जिन्होंने पहले हैंड रेज किया उनको ये नहीं लगे कि हमारी बात सुनी नहीं जा रही। अशोक नायक, पहले आप बोले, फिर निशा। हेलो गणेश सर। हाँ जी। सर मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन चाह रही थी सर, जैसे कि अपने यहाँ पर इंडियन में नर्सिंग जो टर्मिनोलॉजीज हैं वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं, तो क्या वो पूरा हमें ट्रेनिंग देते हैं, सब चीजें सिखाते हैं कि क्या क्या नहीं टर्मिनोलॉजीज बिल्कुल हैं, आपको, मेडिसिन के नेम हो गए, सब कुछ? नहीं जो आपका यहाँ का नर्सिंग का एग्जाम होगा ना, वो यहाँ पे शायद 4 से 6 महीने का कोर्स होता है। उसकी अलग बुक आती है, उसमें सारा सब कुछ आएगा। वो इंस्ट्रूमेंट के नाम आ गए, मेडिसिन के नाम आ गए, पेशेंट से कैसे क्या बिहेवियर करना है आपको, और यहाँ के रूल रेगुलेशन क्या है। और यहाँ पे नर्सिंग का काम अपन का क्या है कि देखो मेन केयर करना ही होता है। जैसे अपने इंडिया में तो क्या डॉक्टर बने फिरते हैं, लेकिन वैसा कुछ नहीं है। केवल सारे डॉक्टर करता है और उनका ही काम है इंजेक्टेबल, मेडिसिन प्रिपेयर करवाना, और जो उनकी हिस्ट्री होती है वो इससे नोट डाउन करनी होती है, मॉर्निंग इवनिंग नाइट जो भी, वो नोट डाउन कर लो। पेशेंट की केयर करनी है, जैसे बातें बातें करनी है। और ओल्ड एज होम में जैसे हमको खाना वाना खिलाना होता है, और वो तो इंडिया से पूरा सिस्टम यहाँ अलग है। तो सर जो ये ट्रेनिंग पीरियड होता है, ये हमें जैसे आप बता रहे हैं कि असिस्टेंट, एज एन असिस्टेंट हम वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो कितने टाइम के लिए हमें हमारा जो प्रोबेशन पीरियड होता है कितना टाइम होता है? 6 मंथ, जैसे 1 ईयर? प्रोबेशन पीरियड 6 महीने का होता है। और अभी मैं जैसे ट्रेनिंग चला हूँ, लेकिन थोड़ी सी लैंग्वेज अच्छी है मेरी, थोड़ा काम सीखा, तो अभी मुझे मतलब पेशेंट मिलने लग गए कि जैसे मुझे 4 या 5 पेशेंट मिलते हैं, तो उनको मेडिसिन प्रोवाइड करवा दी। और जैसे कई पेशेंट अगर पापा को लेके जाओ, मतलब मेंटली पापा मेंटली की बात प्रिपेयर कर। नहीं है, या फिर किसी को थोड़ा सा है, तो वो उनको खाना वाना खिला दिया। बाकी व्हील चेयर पे बिठाना करना, तो ये नॉर्मली काम है, बाकी इतना कुछ हेडेक वाला कोई काम नहीं है। और मेरे 2 दोस्त हॉस्पिटल में भी काम करते हैं, तो उनसे मैंने पूछा, तो वहाँ पे भी वो मतलब मेन केयर का ही काम है। पेपर वर्क तो ज्यादा सर रहता है जो यहाँ पे। ओके सर, जो एग्जाम होता है वहाँ पर, नर्सिंग का जो एग्जाम होगा हमें रजिस्ट्रेशन के लिए, तो क्या हमें इस ट्रेनिंग पीरियड में वो सारी ट्रेनिंग मिलती है एग्जाम के लिए? सारी एग्जाम की क्या? जो सर एग्जाम होता है, नर्सिंग एग्जाम होता है वहाँ पर, हम्म। तो क्या हमें इस प्रोबेशन पीरियड में उस एग्जाम की हमें तैयारी करवाई जाती है वहाँ पर? देखो यहाँ पे अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रूल है। मैं रेना फैन कंपनी में हूँ, तो रेना फैन कंपनी जैसे क्या करवाती है, B1 पे हूँ तो B2 मेरा ये करवाएंगे यहाँ पे। B2 का एग्जाम होगा, B2 का एग्जाम होने के बाद में वो जो नर्सिंग का एग्जाम है उसकी प्रिपरेशन करवाएंगे, फिर वो एग्जाम दिलवाएंगे। एग्जाम टफ होता है, 10 में से 4 या 5 रेशियो रहता है उसका। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एग्जाम अपन 2 ही बार दे सकते हैं। 2 बार में अगर हमारा वो एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो अपन को वापस इंडिया आना पड़ेगा। ओके, तो सर वहाँ पे एग्जाम भी जैसे डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, जैसे एक एग्जाम है अनपासुंग लेहरगांग और एक है कैंटनीज परफुम, तो कैंटनीज कौन सा परफॉर्म हमें होगा चूज हमारा, करना? कैंटनीज कैंटनीज परफॉर्म। परफुम होगा, हाँ तो ये डिपेंड करता है कि हम कौन सा दें या सिर्फ हमें यही वाला देना होगा? नहीं नहीं, वो कैंटीन परफॉर्म वो तो जैसे यहाँ की गवर्नमेंट के रजिस्ट्रेशन के लिए है, वो हो गया। उसके बाद में बाकी एग्जाम तो जैसे आप आईसीयू में काम करना चाहते हो तो उसका शायद 8 महीने का कोर्स है। ओटी में काम करना चाहते हो तो उसके साथ 12 महीने का कोर्स है। तो आपको ड्यूटी के साथ कोर्स चलता जाएगा, उसका एग्जाम दो, और उसके बाद में आप आईसीयू में जॉब करो। आईसीयू और ओटी की सैलरी थोड़ी ज्यादा है, 400-500 यूरो। ओके, सर ठीक है। और दिल्ली का सर एक्सपीरियंस जैसे डिस्पेंसरी का एक्सपीरियंस है 5 इयर्स का, वो काउंट नहीं होगा? नहीं नहीं, अपन के पास इंडिया में एक्सपीरियंस शायद 10 साल का है, 5 साल का है, वो बिल्कुल काउंट नहीं होना। ये जर्मनी वाले क्या बोलते हैं कि आपको बेशर्त लैंग्वेज अच्छी आनी चाहिए, काम बिल्कुल नहीं आए कोई दिक्कत नहीं, हम सिखाएंगे पूरा। और काम आपको कुछ कुछ भी नहीं आता, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, बिल्कुल फ्रेशर हो आप, बस बेशर्त लैंग्वेज अच्छी हो, बाकी सारा काम सिखाएंगे। तो जैसे यहाँ पे मैं आया तो फर्स्ट 7 डेज तो कुछ नहीं करवाया, बस मैं उनके आगे पीछे घूमता रहा, बताया ये चीज ऐसे है, इसको ऐसे करना है, ऐसे बात करनी है, ऐसे इनको खाना खिलाना है, आगे रूल एक समझाए। फिर थोड़ी लैंग्वेज भी अच्छी हो गई, तो अभी मैं थोड़ा जल्दी सीख गया और इंटरेस्ट था, तो अभी मुझे पेशेंट देने लग गई। बाकी 1 महीने तक तो कोई पेशेंट नहीं देते, बस थोड़ा तो
ट्रेनिंग पीरियड चलती तो करती है। मतलब ये हुआ कि जो पहले से एक्सपीरियंस्ड है उनका थोड़ा सा इजी हो जाता है क्योंकि उन्होंने काम किया हुआ होता है, तो इतना डर नहीं रहता अंदर काम को लेकर। डर नहीं रहता। बाकी सैलरी जो है वो तो सेम रहने वाली है शुरू में। सैलरी सब जगह पूरी जर्मनी में सेम ही है। और इसका मतलब गणेश, इसका मतलब एक ये भी हो गया शायद कि आप जितने ज्यादा सर्टिफिकेशन करोगे उतनी अपनी सैलरी बढ़वा सकते हो कि आप। हाँ, यहाँ आके जैसे अगर आप ओटी आईसीयू में काम करना चाहते हो तो सैलरी वो आपको मतलब अच्छी देंगे, और थोड़ा सा इजी भी रहता है क्योंकि आईसीयू में और पेशेंट कम रहते हैं, थोड़ा डॉक्यूमेंट का काम ज्यादा रहता है, बाकी तो नहीं है कोई। जैसे यहाँ एक फारक्राफ्ट है जो पहले बर्लिन में आईसीयू में काम करते थे, तो उनसे मैंने पूछा क्या, तो बोल रहे मैं वहाँ मैंने 4-5 साल काम किए है, और वहाँ अभी उनकी सैलरी यहाँ पे 4,300 यूरो है जो नेट आती है, मतलब पूरा कट कटा के टैक्स वैक्स सारा, और वहाँ उनकी 5,000 यूरो थी। तो उनको तो एक्सपीरियंस भी काफी जाता है, उनको तो आज 15 साल हो गए यहाँ काम करते हुए। तो सैलरी तो क्या, जैसे अपन एक्सपीरियंस हो रहा है, जैसे नए नए सीख रहे हैं तो सैलरी उसके हिसाब से बढ़ जाती है। बाकी स्टार्टिंग सैलरी ये रहनी है 2500-2700 के यूरो बीच में। सर जैसे दिल्ली में ये वाली सैलरी जो है ये टेक होम सैलरी है या टैक्स डिडक्शन के बाद की बात कर रहे हैं आप? ये टेक होम सैलरी ये है। ब्रूटो मतलब जैसे टैक्स स्कीम साथ बता रहा हूँ ना मैं, 2650 यूरो सैलरी है, तो इसमें से शायद 500 से 600-700 यूरो टैक्स कटा होगा। जैसे मेरी सैलरी है वो बता रहा हूँ मैं, मेरी 1500 यूरो सैलरी आई है और 370 यूरो मेरा रूम का कट गया, तो उसके हिसाब से एक आइडिया मान के चल रहे हैं कि 28 से 30% शायद टैक्स है स्टार्टिंग सैलरी, मतलब तो 500-700। टेक होम सैलरी विद इन 2000 यूरो है, यानी कि इससे हाँ ज्यादा नहीं है। हाँ हाँ, तो सही। इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि यहाँ पर भी, मैं माल्टा में हूँ जैसे अभी, तो यहाँ पर भी यही सैलरी है, तो डिफरेंस तो फिर कुछ नहीं हुआ। ना इतना क्योंकि डिफरेंस मैं नहीं यहाँ से यूरोप छोड़ में। के जाना चाह रही हूँ इस वजह से कि थोड़ी सैलरी वहाँ शायद ज्यादा होगी, तो मुझे लग रहा नहीं है वहाँ पे तो कि फिर पारक्राफ्ट के एग्जाम बाद सैलरी अच्छी हो जाएगी ना, फिर सैलरी आपकी मोर देन 3,000 यूरो हो जाएगी, कट कटा के आएगी आपकी। हाँ, बाकी सर जो B1 की तो एग्जाम सैलरी मिलेगी आपको। सर जो एग्जाम फेल हो जाते हैं हम्म। तो फिर उसका रेशियो कम रहता है, तो मतलब होम केयर में काम कर सकते हैं या वापस इंडिया आना पड़ेगा यहाँ पर? अगर ट्राई करे फेल हो जाए, नहीं, चांस तो नहीं है? जितनी मुझे नॉलेज है होम केयर पर इंडिया की तरह नहीं है, अपन कहीं भी जॉब कर सकते हैं ऐसा नहीं। जैसे अगर यहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ तो यहाँ मेरा ऑनलाइन सब कुछ बना, रजिस्ट्रेशन हुआ है, यहाँ जो कर सकता हूँ मैं, और बाकी ऐसे हर कहीं जॉब नहीं कर सकता मैं यहाँ पे। और वो तो अपन को सोचना है क्यों है यहाँ आने के बाद में कि अपन फेल हो जाएंगे क्या, फिर वापस इंडिया जाना है। फिर आपने कहा ना रेशियो कम होता है, इसलिए वो थोड़ा ऐसा लगा। रेशियो कम होता है तो हो सकता है उनकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं रहे, ओ, नहीं रही होगी, और प्रिपरेशन अच्छी करेंगे। बाकी लैंग्वेज उसमें ज्यादा इतना कुछ नहीं है, वो के भी उसमें है, जैसे नर्सिंग तो अपनी की है, इंस्ट्रूमेंट सारे अपन को पता है, तो वही उन इंस्ट्रूमेंट का नाम वगैरह है जो अपन को वो के पढ़नी करनी है, तो लैंग्वेज अच्छी होना चाहिए, फ्लुएंसी आ जाए, ग्रामर अच्छी हो जाए, तो बाकी इतना डिफिकल्ट नहीं लगता। मेरे साथ वालों ने, जैसे एक लड़का अभी साल भर पहले आ गया था, उसका अभी एग्जाम हो गया, उसने B2 भी कर लिया 1 साल में, और फार्टा पे वो पारक्राफ्ट के एग्जाम भी दे दिया, अभी बर्लिन में काम कर रहा है। अभी उसकी सैलरी कट कटा के आती है 3200 यूरो। सर तो आपने अगर सिर्फ वो जर्मनी के लिए करते ट्राई तो किया या यूके और दूसरा भी ट्राई किया, या आपका प्रेफरेंस जर्मनी था मतलब? मेरा तो जर्मनी था, और इसी के लिए ट्राई किया था मैंने, कहीं और के लिए नहीं किया। सर मुझे डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछना है। हेलो अभी क्या हो गया रूही, एक सेकेंड, सॉरी, रूही आपका क्वेश्चन हो गया, पूजा का हो गया, रूही आपका हुआ क्वेश्चन? ओके, आई थिंक रूही अभी सर डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछना था अभी। डॉक्यूमेंट अपने नर्सिंग के सारे डॉक्यूमेंट हो गए। यस सर, मेरा क्वेश्चन नहीं हुआ अभी। हाँ, तो आप एक्टिव रहो यहाँ पे एक के बाद एक, ताकि नंबर सबका आ हेलो सके। हेलो सर, डॉक्यूमेंट ओके। के बारे में पूछना था आपको गणेश जी। हाँ, हमारा डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ B2 मैं बता देता हूँ 1 मिनट। नहीं, जैसे अपन B2 का नर्सिंग के सर सारे डॉक्यूमेंट हो B2 गए। है, नहीं B2 हुआ है, और यहाँ पर हम्म। हमारा रिजेक्शन हुआ है नॉर्थर्न वेस्टफालिया में कि तुम्हारा रिन्यूअल स्लिप हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते करके। रिन्यूअल स्लिप एक्चुअली कंप्यूटराइज आता है, तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो कोई सॉल्यूशन है क्या इसका कि आपका भी जो नर्सिंग का रिन्यूअल स्लिप जो आता है 5 साल में रिन्यू करना पड़ता है, वो कंप्यूटराइज होता है, ऑनलाइन एप्लीकेशन करना पड़ता है, ऑनलाइन लेना पड़ता है। तो आपने जब इंडियन डॉक्यूमेंट फाइल किए हैं,
इंडिया में? वो तो आरयूएच जाके होता है ना, वो तो आप करवाना पड़ेगा आपको। नहीं, वो कर लिया हम लोगों ने। इनका स्पेसिफिक क्वेश्चन है एक्चुअली, महाराष्ट्र में इनको ऑनलाइन ही दिया उसका रिसिप्ट, और ऑफलाइन हार्ड कॉपी नहीं है इनके पास, तो मेरे को लगता है कि पूछना पड़ेगा अलग से आपको। अच्छा, वो महाराष्ट्र का फिर रूल रेगुलेशन अलग है, बाकी इनको तो चाहिए। वो तो देखो, अगर जैसे मैंने पास आउट 20 का पास आउट हूँ मैं, तो मेरा 25 तक है। 2010 में, और फिर बाद के 5 साल के बाद में रिन्यू करना पड़ता है, तो ऑनलाइन ही रिन्यू करना पड़ता है। हाँ, तो आपका जैसे आपने डॉक्यूमेंटेशन किया उस समय में आपने कंप्यूटराइज स्लिप दिया उनको या फिर सर्टिफिकेट बना के दिया, वो पूछ रहा था। नहीं, मेरा तो जो सर्टिफिकेट था वही दिया मैंने। जैसे नर्सिंग के सारे डॉक्यूमेंट आ गए अपने, डिग्री आ गई आरयूएच का, जैसे हमारे तो राजस्थान में आरयूएच लगती है, उसका आ गया। और तो बाकी महाराष्ट्र में क्या रूल है वो मुझे नहीं ऑनलाइन ही पता। आया था या हार्ड कॉपी दी थी उन्होंने? हार्ड कॉपी देते हैं वो अपन, जैसे मैं रिन्यूअल का मुझे स्लिप पता है। रिन्यूअल हाँ, स्लिप मैं का बताता हूँ ऑनलाइन देता राजस्थान है कि का। हार्ड कॉपी? मैं बताता हूँ राजस्थान में क्या सिस्टम है। राजस्थान में पता है मुझे, जो अपन का जिसको बोलते हैं ना प्रोविजनल सर्टिफिकेट, तो वो अपन जैसे आरयूएच लेके जाते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उस पे वो दूसरी डेट डाल देते हैं, अपनी सील साइन लगा देते हैं, और वहीं से ऑनलाइन भी कर देते हैं। उसका कोई मिनिमम चार्जेस है वो। तो राजस्थान में तो ये सिस्टम है, और बाकी वो हार्ड कॉपी देते हैं, ना कि वो ऑनलाइन देते हैं। हाँ, तो इसका इनका अलग से पूछना पड़ेगा मेरे को। एक्चुअली इन्होंने मेरे को भी पूछा था अभी, इनका अब एक बार पूछवा महाराष्ट्र के का फिर बता पाऊंगा मैं। हाँ रूही, आप पूछो अपना क्वेश्चन। जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि मैं जानना चाहती हूँ कि आप यहाँ से लैंग्वेज करके आउसबिल्डिंग में आप गए हैं वहाँ पे? और लाइक जैसे अभी आप एज़ अ असिस्टेंट काम कर रहे हैं, तो नेचर ऑफ जॉब क्या है? क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि ये नर्सिंग में स्टाइपेंड तो अच्छा मिलता है, लेकिन काम बहुत गंदा है। तो मैं थोड़ा-सा कंफ्यूज़ हूँ। गंदा क्या मतलब? उल्टियाँ? लाइक हाँ, उल्टियाँ और खून और पेशेंट का ना, तो इस तरह की डीलिंग जो नए लोग होते हैं उनसे ये काम करवाते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताऊं, देखो मैं तो डायरेक्ट जॉब पे आया हूँ, और मेरे साथ यहाँ एक लड़का अफ्रीका का है जो हाउस बिल्डिंग कर रहा है। तो हाउस बिल्डिंग में शायद 3 दिन, हाँ 2 दिन वो उनको मतलब जाना होता है स्कूल के लिए, और 3 दिन यहाँ काम करना होता है। बाकी तो मतलब वीक में ऑफ रहते हैं। तो गंदा वंदा कुछ नहीं है, केयर करनी है पेशेंट को, वो यही एक करनी बात मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब करूंगा, और मुझे नहीं लगता कि उनकी उल्टियां पीनी पड़ती होंगी क्या? तो मतलब जो काम का नेचर है वो काम तो करना ही पड़ेगा। अब कई लोगों को क्या आदत नहीं होती, तो इसलिए वो जोर आ जाता है। तो आप जो जॉब पे गए हैं, तो आपको नर्सिंग ऑलरेडी आती थी? हाँ, नर्सिंग मेरे पास एक्सपीरियंस है। वैसे मैंने 1 साल इंडिया में काम किया है। पढ़ाई की है इन्होंने, नर्सिंग किया है इन्होंने बाकायदा इंडिया में। अच्छा। हाँ। और मैं ये सोचती हूँ कि मैं वहाँ पे जाके किसी जैसे स्टडी कर लूँ, लाइक सोनोलॉजिस्ट का बन जाऊँ, या रेडियोलॉजी में मैं वहाँ चली जाऊँ, मैं स्टडी करूँ, फिर स्टडी करके फिर मैं वहाँ का एग्जाम क्लियर करके रजिस्ट्रेशन के बाद फिर मैं काम वाम शुरू करूँ। तो ये भी मुमकिन है? मुमकिन तो होगा, ये इतना मुझे नहीं पता। हाउस बिल्डिंग में तो पता है कि हाउस बिल्डिंग नर्सिंग करवाते हैं, बाकी रेडियोलॉजी का इसका मुझे नॉलेज नहीं है। सभी में होती होगी नर्सिंग, तो वो हाउस बिल्डिंग तो, बाकी हमको भी अभी केवल 11 जिसमें भेजते हैं उन्हीं का है, अलग से पूछना पड़ेगा इनका तो। सर फिर मेरी एज भी ज्यादा है ना, आपने कहा था हाउस बिल्डिंग में मेरी एज के लोगों को नहीं लेंगे। हाँ, वो तो उसमें तो नहीं लेंगे बिल्कुल। हाँ। वो तो लिमिट है, तो मुझे फिर अपनी एज के हिसाब से कोई ऐसा देखना है कि जिसमें मैं जा सकूं। हाँ, वो तो कोई डायरेक्ट प्लेसमेंट वाला ही मामला कुछ हो तो देखना पड़ेगा। तो अभी जैसे इन्होंने कहा कि अगर आपको लैंग्वेज बहुत अच्छी आती है और काम चाहे कुछ भी ना आता हो तो वो सिखा देते हैं। नहीं, वो तो लेकिन डिग्री तो चाहिए ना आपको। डिग्री इन्होंने तो ऑलरेडी नर्सिंग की डिग्री कर रखी है, तो अब काम थोड़ा मान लो इधर ना भी किया हो, एकदम फ्रेशर भी हैं, डिग्री कर ली तो भी वो कह रहे थे ये, ऐसा नहीं कि कुछ भी। एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए और फिर वहाँ के हिसाब से वो सिखा देंगे। हाँ, ये क्या आज हम लोग केवल और केवल डायरेक्ट प्लेसमेंट की ही बात करेंगे रूही। कई सारे लोग सोचते होंगे कि बुलाया उस नर्सिंग प्लेसमेंट के लिए है, दूसरी बातें होगी। ओके, थैंक यू सर। नर्सिंग के बारे में बात करेंगे। थैंक यू। ऑलराइट सर। यस। ये हॉस्पिटल और ओल्ड एज होम का जो टाइमिंग मतलब वर्क टाइमिंग है वो सेम है या डिफरेंट? नहीं, सब सेम ही है। 8 घंटे की ड्यूटी होती है आपकी, एक दिन में 8 घंटे काम करवाएंगे।
तो अब यहाँ की शिफ्ट क्या इंडिया की तरह नहीं, जैसे मॉर्निंग इवनिंग नाइट, जैसे यहाँ पे मॉर्निंग में भी 6 ड्यूटियां हैं, मतलब 3 ड्यूटी है, जैसे जिसको बोलते हैं फ्रूट इंस्ट का होता है 6 बजे से लेके 2:30 बजे तक, इसमें आधे घंटे का ब्रेक मिल जाता है। और फ्रू स्वाई का मतलब होता है 8 बजे से लेके 3 बजे तक। और स्पेड मतलब इवनिंग रहती है यहाँ के 1 से लेके 9 बजे तक, और नाइट रहती है 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक। मतलब वीक में 40 घंटे काम करवाएंगे आपसे ये। तो ड्यूटी ये हो सकता है कि जैसे आपकी 5 दिन 9 घंटे की आ गई, और नहीं 4 दिन 9 घंटे की, तो एक आपको मतलब 5 घंटे की करवा देंगे, 5 घंटे की शिफ्ट। जैसे कल मुझे 11 बजे जाना है और 4 बजे आ जाना है। और हम अगर मतलब ओवर टाइम करना चाहें तो वो कब से मिलना मतलब स्टार्ट ओवर होगी टाइम हमें? तो इस हॉस्पिटल में तो नहीं कर सकते, लेकिन जब आपका फार्मैप का एग्जाम हो जाएगा तो आप मिनी जॉब के रूप में आप बाहर जॉब कर सकते हैं, कोई दूसरा छोटा हॉस्पिटल जॉब कर सकते हैं ओवर टाइम के लिए। सर मेरा राकेश एक क्वेश्चन था। राकेश राकेश का नंबर है अभी, राकेश और उसके बाद में वसीम। ओके हाँ नंबर से प्लीज। हाँ राकेश, आपका कोई क्वेश्चन है? यस सर, मैं ये पूछना चाहता था सर कि नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद इंडिया से नर्सिंग कंप्लीट करने के बाद फॉरेन में हमें एग्जाम देना पड़ेगा क्या वहाँ पे डायरेक्ट प्लेसमेंट पे? अब ये क्वेश्चन का आंसर दे तो दिया मैंने, लेकिन बता रहा हूँ ना, जैसे कोई P1 बात का नहीं, एग्जाम क्लियर इसका, हुआ। अगर आपने दे दिया तो ये शायद लेट ज्वाइन किया होगा। इनको कोई रिकॉर्ड बात नहीं। वापस शेयर करूंगा, एक बार ब्रीफ में आप वापस बता दीजिएगा और फिर। हाँ, जैसे अपन को जर्मनी आ रहे हो तो B1 लैंग्वेज का क्लियर हुआ, यहाँ के B2 करना है, B2 के बाद में यहाँ आपको नर्सिंग एग्जाम देना पड़ेगा। ओके वसीम, हाँ जी हाँ जी आपका क्वेश्चन प्लीज। जी सर। सर मुझे ये पूछना था, ये सिटी मतलब डिफरेंट सिटीज में सैलरी कोई मैटर करती है, जैसे विलेज में कम होती है और सिटी में ज्यादा होती है? सिटी में कोई मैटर नहीं करता, सैलरी सब जगह एक जगह ही जर्मनी में पूरे में। अब कहीं सिटी में आप कोई सी में चले जाओ, कहीं विलेज में आ जाओ। आप कौन सी सिटी में हो सर? मैं म्यूनिक के पास में हूँ, किफनबर्ग। ओके ओके सर। छोटा टाउन है, सिटी नहीं बोल सकता मैं, सिटी तो बड़ी म्यूनिक है, और म्यूनिक के बाद में इंगुलस्टाड नाम से वो बड़ी बड़ी सिटी है। सर B2 नहीं किया तो क्या भगा देंगे जर्मनी वाले? वो अपन को करना पड़ेगा ना, यहाँ का रूल है तो अपन रूल चेंज तो कर नहीं सकते ना। मिस्टर अली, आपका क्वेश्चन है? मिस्टर अली। ओके नेक्स्ट, साजिया आपका हो गया? सर मेरे साजिया का हो गया, ओके। क्वेश्चन है सर, मैं तक्ष बात कर रहा हूँ। नहीं मेरा नहीं हुआ हाय सर, मैं बेटा, तो अभी आई। पूछो अपना क्वेश्चन पूछो, फिर हर्ष पूछेंगे। साजिया। हाँ, मुझे मुझे ये पूछना है इनसे, से फॉर इंस्टेंस मैं अभी ऑलरेडी यूरोप के कंट्री में नर्स हूँ, लाइक मैं माल्टा में नर्सिंग एज अ नर्स जॉब कर ही रही हूँ अभी। मुझे माल्टा। सिर्फ ये पूछना है, हाँ जी, लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट वही रहेगी कि B1 है फिर B2 अल्टीमेटली करना ही है आपको, वो मुझे पता है। ठीक है। लेकिन मैं क्या डायरेक्टली जाके यहाँ से खुद अपने इंडिपेंडेंटली अप्लाई कर सकती हूँ कि मुझे किसी एजेंसी के थ्रू जाना पड़ेगा? और सेकेंडली, क्या मैं जाते ही वहाँ पे मुझे नर्स रखेंगे या पहले असिस्टेंट नर्स रखेंगे, और फिर जब तक मैं लाइसेंस अवेल नहीं करती फिर मुझे नर्स बनाएंगे, ऐसे करेंगे? नहीं, जैसे मुझे पता है, जैसे जहाँ मैं काम कर रहा हूँ इसमें माल्टा से भी काम कर रहे हैं, बुल्गारिया से भी काम कर रहे हैं, साइबेरिया, लिथुआनिया, काफी कंट्री के लोग यहाँ काम कर रहे हैं। तो उन्होंने जब से कि पहले तो ये मतलब लैंग्वेज का हो गया, B1 उनको चाहिए, फिर B2 करना पड़ेगा, फिर फारक्राफ्ट का जो एग्जाम वो देना पड़ेगा। और वो आपके यहाँ आने के लिए तो अगर आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन है तो आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हो अपने सारे डॉक्यूमेंट जो भी वो मांगते करते हैं, और उसके बाद में वहाँ के एम्बेसी से जाके आप अपना वीजा वगैरह ले सकते हो। और अगर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप कोई एजेंसी के थ्रू करवा सकते हो। जैसे अभी जब मुझे मेरे पास यहाँ का परमानेंट रेजिडेंस है तो मुझे अभी फिलहाल वीजा की तो जरूरत नहीं, मैं जर्मनी जाके और जो हाँ, है खुद आपके लिए से वो ढूंढ सकती हूँ जॉब। तो मतलब हाँ मैं वो ये कोई पूछना चाह रही। नहीं, मैं समझ गया आपकी बात। जैसे आप तो माल्टा में, तो आप इसका मतलब हिस्सा ही हो गया यूरोपियन यूनियन का, तो आपको तो वीजा वगैरह तो कुछ चाहिए नहीं। तो जैसे हम्म। यहाँ की काफी एजेंसियां हैं जो ऑनलाइन, जिनको रिक्वायरमेंट तो ऑनलाइन डालते हैं, तो आप सर्च करके उनको ऑनलाइन अपना इंटरव्यू दे सकते हो, और इंटरव्यू के बेस पर डायरेक्ट आ सकते हो, किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं है आपको।
क्योंकि जो बुल्गारिया वगैरह से लेडीज काम करती है तो भी वो नेक्स्ट वीक गई, उनको वीजा वगैरह कुछ नहीं चाहिए। अपन को तो चाहिए जैसे वीजा वगैरह, पासपोर्ट बना, पासपोर्ट में भी वीजा नहीं लगा हुआ उनके आने जाने का। तो अब जैसे जो भी एजेंसीज हैं वो हमें जब हायर करती हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ आपके पास B1 होना चाहिए, फिर 6 महीने होते हैं आपके पास, आप आके B2 क्लियर कर लो और फिर वही जो लाइसेंस वाला एग्जाम देना है वो सब कुछ। तो मैं ये पूछ रही थी कि आप एज अ लाइक आप वहाँ रहते हो, आप क्या सजेस्ट करते हो कि किसी एजेंसी के थ्रू हम जाएं या हम खुद डायरेक्ट जाके किसी हॉस्पिटल के साथ या केयर होम के साथ या किसी भी उसके साथ हम खुद डायरेक्ट उनके एम्प्लॉय बने रादर एजेंसी के थ्रू? ये नहीं, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी बेटर तो यही है अगर आपको मतलब पूरी इन्फॉर्मेशन तो आप सीधा हो ना, डायरेक्ट उनसे इंटरव्यू लो, उनको इंटरव्यू देके अगर लैंग्वेज अच्छी है तो आप उनको कुछ सैलरीज की मांग कर सकते हो। जैसे सर 20 यूरो तो आप बोल सकते हो कि मेरे पास एक्सपीरियंस है, माल्टा में जॉब करी तो मुझे 28 यूरो चाहिए। तो अगर आप उनको लगेगा अच्छा कि नहीं कैपेबल है तो 28 यूरो देंगे आपको। अच्छा, बस एक और लास्ट क्वेश्चन मेरा, आपने यहाँ पे देखा डिस्ट्रिक्ट नर्सिंग या कम्युनिटी नर्सिंग का क्या स्कोप है? अभी कुछ है, फॉरेनर्स कर रहे हैं कोई यहाँ पे इस तरह का काम कम्युनिटी में? नहीं समझा नहीं मैं। कम्युनिटी नर्सिंग जैसे कि जो नर्स घर पे जाके ट्रीटमेंट करती है या मेडिसिन देती है या इंजेक्शन होम या केयर वाला हो गया। हाँ हाँ, एक तो नहीं होम यहाँ केयर तो है ना। हाँ, ये भी एक होम केयर का पार्ट है। लाइक होम केयर में केयरर भी आता है, डॉक्टर भी आता है, नर्स भी आती है, तीनों विजिट करते हैं होम में ओल्ड पेशेंट्स को उनके अपने घर के अंदर। तो यहाँ पे है कुछ, आपने ऐसा देखा अभी? नहीं नहीं, मुझे इस चीज का नहीं पता अभी, वो मैंने देखा भी नहीं है और ऐसा सुना भी नहीं है मैंने। जहाँ मैं रहता हूँ यहाँ का मुझे नहीं पता। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। हर्षपाल एंड देन नीरज। हर्ष। सर मेरे को ये पूछना था, जैसे ये अभी बता रहे थे जैसे डायरेक्ट प्लेसमेंट में जो जाते हैं वो तो फिर मतलब स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं ICU वगैरह में, बोल रहे थे ना आप, 8 मंथ्स का कोर्स होता है। तो अपन जैसे हाउस बिल्डिंग वाले जाएंगे वो भी हाउस बिल्डिंग के साथ स्पेसिफिकेशन कर सकते हैं कुछ उनको, नहीं वो मतलब हाउस बिल्डिंग होने के बाद में कर सकते हैं, हाउस बिल्डिंग के साथ नहीं। ये जब होता वो न हर्ष मेरी जानकारी में जो है ना वो ये है कि ये लोग यहाँ से जो नर्सिंग करके गए हैं और मान लो सपोज आप वहां से हाउस बिल्डिंग कर रहे हो तो आप हाउस बिल्डिंग करने के बाद में इनके बराबर हो गए। हाँ ये, और उसके बाद में आगे आप भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हैं। ओके ओके। तो सर उसके बाद कौन कौन सा फील्ड है, मतलब कि जैसे आप एक ICU का बता रहे थे और कौन कौन सा है इसमें? नर्सिंग डिपार्टमेंट तो ICU हो गया, OT हो गया, यही शायद 1-2 डिपार्टमेंट का है, मुझे जो पता है वही है। जब आप हाउस बिल्डिंग कर लोगे तो आपको जानकारी हो जाएगी ये सारी कि किस किस चीज में ज्यादा लोग कर रहे हैं, किस में ज्यादा स्कोप है। क्योंकि अभी तो आपको हाउस बिल्डिंग करनी है शायद, तो वो बात अभी दूर की कौड़ी है। तो हाउस बिल्डिंग के दौरान आपको सारी चीजें पता चलेंगी डेफिनेटली, फिर आप प्लान कर सकते हो। क्योंकि बिना हाउस बिल्डिंग को छोड़ के सीधा तो आप जा नहीं पाओगे, तो पहले आपके लिए हाउस बिल्डिंग है, तो ये चीजें पता चलेंगी आपको डेफिनेटली। सर तो क्या हम सीख लेंगे 8 महीने में? आप एश्योरेंस दे सकते हैं, लैंग्वेज सीख सकते हैं हम जर्मन? नहीं देखो, अश्योरेंस तो आपको जैसे 8 महीने में या 8 साल में वो आप डिसाइड करोगे। आपको डिसाइड करना है कि आपको कितनी जल्दी कितनी मेहनत करके करना है। अश्योरेंस तो मेरे को बोलने से मेरे क्या फर्क पड़ेगा, मैं बोलूंगा कि आपको 2.5 महीने में सिखाऊंगा, बट आपको कितना डाइजेस्ट होगा और वो सारा कितनी मेहनत आप साथ में कर पाओगे वो डिपेंड करता है। कई लोग ऐसे हैं जो कर लेते हैं 1 साल के अंदर B2 भी कर लेते हैं, कुछ लोग ये हैं कि 2 साल लगाते हैं, डिपेंड्स। अश्योरेंस कोई नहीं देगा, कोई गारंटी आपको नहीं है अश्योरेंस, सर कोई आपको क्या हम 8 महीने में जर्मन जा सकते हैं? देखो गारंटी मैं दे सकता हूँ इस बात की, जैसे आपने A1 से आज स्टार्ट किया है और आप सर के पास आते हो तो आपने ईमानदारी से पूरी क्लासेस लिए A1 A2 B1, और सर ने जो होमवर्क दिए वो आपने पूरा किए है। तो इस बात की गारंटी मैं दे सकता हूँ कि आप B1 तो पक्का पास कर लोगे। लेकिन हालांकि मैं नहीं दूंगा। नहीं नहीं सर, मैंने पढ़ा है तो मुझे पता है ना कि जैसे आपका तरीका है पढ़ाने का, और अगर आप ईमानदारी से, मैं पूरी क्लासेस ले रहा हूँ, पूरा होमवर्क कर रहा हूँ जो आप मुझे बोल रहे हो कि आपको ये पढ़ना आज, तो सर इतना भी कोई टफ नहीं है। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। ओके नेक्स्ट नीरज, योर क्वेश्चन। गुड इवनिंग गणेश जी।
हेलो सर। गुड इवनिंग। गणेश जी, नीरज बोल रहा हूँ। आपकी आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही है। हाँ, क्या बोल रहे थे आप? सर अभी आ रही है। गुड इवनिंग गणेश जी, नीरज बोल रहा हूँ। हाँ जी, गुड इवनिंग नीरज जी। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जैसे किसी ने नर्सिंग वगैरह पूरा किया हुआ है, अच्छा एक्सपीरियंस भी है 17 से 18 साल का, और एज 45 प्लस हो गई है, 47 के करीब जा रही है, तो वो अगर लैंग्वेज कर लेता है तो उसका चांस बन जाएगा? अब इस चीज का मुझे नॉलेज नहीं है कि मतलब एज की रिक्वायरमेंट डायरेक्ट प्लेसमेंट पे कितनी क्या है। अच्छा, तो ये आपको पूछ के बता सकता हूँ हाँ मैं, जो नीरज, मेरे सीनियर हैं यहाँ पे। गणेश, आप अपने लेवल पे कुछ इस बारे में कुछ पता कर सको तो बताना, है ना? हाँ, वो मैं पूछ के बता सकता हूँ। जरा क्योंकि मेरे मैंने हॉस्पिटल में मैंने जो मेरे अपने सेक्टर लेवल में पे मैंने अपने लेवल पे पूछने की कोशिश करी तो मुझे एक्चुअली ना हुआ है ना, कि भाई नहीं हम 40 के बाद में नहीं लेंगे। लेकिन आप चूंकि वहीं पे हो तो हो सकता है कि आप कई लोगों से मिलोगे, तो इस तरह का कोई भी पॉजिटिव आपको साइन मिले कहीं से तो आप प्लीज जरूर बताइएगा ताकि हम इनको बता हाँ, मैं सकें। पूछ के बता सकता हूँ, क्योंकि जैसे एक बुल्गारिया की लेडी है, तो वो अभी 50 ईयर ओल्ड है, तो अभी वो लास्ट ईयर ही आई है, 1 साल ही हुआ है उसको अभी, तो अरे शायद पॉसिबिलिटी होगी। एग्जैक्टली गणेश जी, यही बात मेरे को भी पता लगी है। एक अभी सऊदी अरब से एक 50 ईयर का बंदा था, 51 ईयर का, उसने लैंग्वेज अच्छा से सीख लिया था, B2 हो गया था उसका, उन्होंने फटाफट ले लिया, उसको मना नहीं किया। लैंग्वेज पे थोड़ा सा डिपेंड करता है, लेकिन फिर भी सर आप दोनों ज्यादा अच्छे से कंफर्म कर सकते हो, क्योंकि आप दोनों हमसे ज्यादा नॉलेज। मेरी भी नॉलेज में है ये बात कि जो लाइक यहाँ पे जो यूरोप में है 65 इयर्स एज है रिटायरमेंट की, तो 25 66 से इयर्स रिटायरमेंट अगर है। आपके पास है कि आप सर्व कर, क्योंकि इसका क्या प्रॉब्लम रहता है कि ये लोगों ने पेंशन लेनी होती है, तो ये जरूर देखते हैं कि आपने कितना काम किया। तो अगर आपके पास एटलीस्ट 20-25 इयर्स है तो आई थिंक हम कोई जा सकता है। यू कैन। शादी गणेश जी, मेरे पास तो 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है और कंटिन्यू गवर्नमेंट का ही है, तो ओके। और अभी मैं काम कर रहा हूँ, मतलब कि मैं लैंग्वेज भी सीख रहा हूँ सर से, और तो मतलब कि मैं चाह रहा हूँ कि भाई 47 के एज तक हमारा हो जाए वहाँ पे। तो आपने जैसे बताया गणेश जी कि बुल्गारिया की लेडी का आपने एक रेफरेंस दिया, 51 ईयर में उसका हो गया। हाँ, वो लास्ट ईयर आई और 51 ईयर मतलब 58 ईयर की है वो। 58? ओ माय गॉड। हाँ, बुल्गारिया में पहले वो वर्क कर रही थी, तो वो उसको लगा कि यहाँ के थोड़े मतलब यहाँ पे मतलब सैलरी ज्यादा है बुल्गारिया से यहाँ पे। हो सकता है गणेश, इस बारे में आपको कोई भी और जानकारी मिले तो जरूर बताएं, है ना। हो सकता है कि भाई उनको रेफरेंस इसलिए मिल गया विद इन यूरोप है और ये है ना, बट फिर भी एक पॉजिटिव बात है ये नीरज के लिए भी कि इस तरह के अगर और चीजें पता चलेंगी तो डेफिनेटली इनका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा और ये और मन लगा के मेहनत करेंगे, जल्दी V2 करेंगे। फिर गणेश जी आप बिल्कुल, जो भी इन्फॉर्मेशन लेके बता दूंगा मैं। हाँ गणेश जी, आप थोड़ा सा इस बारे में कंसर्न करके थोड़ा पता करके बता सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैं कल जाऊंगा ड्यूटी पे, तो जो हमारे सेफिन है मतलब सीनियर बॉस वगैरह है, तो उनसे मैं जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी पूछूंगा मैं, और मेरे एक डॉक्टर भी है यहाँ पे नोन, तो उनसे भी पूछ के आपको जो भी इन्फॉर्मेशन रहेगी वो शेयर कर दूंगा मैं। अच्छा ठीक है, सर को बताएंगे आप ना? हाँ हाँ बिल्कुल। निशा आपका यस सर। प्लीज फिर ना सर मैं ये जानना चाहती, जो शिफ्टिंग होता है सर, क्या हम अपनी मर्जी से चूज कर सकते हैं कि मॉर्निंग शिफ्ट लेना है या इवनिंग शिफ्ट? नहीं नहीं, वो शिफ्टिंग तो यहाँ हॉस्पिटल का जैसे वो सीनियर है, वो जो बॉस है वही लगाते हैं। बाकी ये है कि अगर अपन को कहीं जाना करना है तो अपन इस जो साथ में अपन के काम करते हैं तो अपन को बोल के चेंज करवा सकते हैं। सपोज दैट जैसे मुझे 2 दिन का मेरा ऑफ है और मुझे कोई फ्रेंड के पास जाना है 3 दिन, तो और ऑफ लेना है, तो मेरे जो 3 दिन की शिफ्टिंग है वो चेंज करवा के जैसे मेरे साथ वाला काम कर रहा है उसकी ड्यूटी पे मैं काम कर लूंगा। गणेश, ऐसा तो possibility है। इनका जो कंसर्न है एक्चुअली, इन्होंने मेरे से भी पूछा लेकिन अभी मेरी बात नहीं हो पाई है इस बीच में, तो आप शायद वो बेहतर बता पाओगे कुछ दिन में, जैसे ही आपको पता चले इस तरह से। मान लो कोई लेडी है, उनका छोटा बच्चा भी है, तो बच्चे की केयर करने के हिसाब से अगर रिक्वेस्ट करें कुछ टाइम बाद में, हाँ, तो हो सकता है। नहीं ऐसा तो है, जैसे हमारे अभी एक रुडीना नाम की लड़की है, तो उसके छोटा बच्चा है 1-1.5 साल का, तो अभी उसकी शिफ्टिंग मॉर्निंग में चल रही है। ओके, तो ऐसा कोई पिछले और? मंथ मॉर्निंग पूरी, जनवरी में पूरी उसकी मॉर्निंग लगाई हुई है। अच्छा, इस तरह की आपको और इन्फॉर्मेशन मिले कोई, मान लो इस तरह से कि रिक्वेस्ट पे मानते हैं क्या, है ना?
क्योंकि ये बात सर लिखने को देगा नहीं। देखो अगर मान लो ये अगर पूछेंगी ना तो कोई जॉब दे रहा होगा ना, वो इनको कभी ये बात कहेगा नहीं कि हाँ हो सकती है, वो तो मना ही करेंगे कि नहीं हमारा रूल है सबके लिए सेम ही होगा। लेकिन इंटरनल आपको जो इन्फॉर्मेशन होगी तो आप उसको शायद, है ना। नहीं सर, लोग बहुत अच्छे हैं यहाँ के, बहुत कोऑपरेटिव है। जैसे शुरू में आया तो पूरा सब कुछ नया था, लेकिन उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया, एक बार नहीं 4 बार समझाई बातें। और अगर जैसे एक दिन बीमार भी हो गया था तो उन्होंने मतलब वो सिक लीव का लगा के मुझे घर वो भेजते कि आप आराम करो, कोई दिक्कत नहीं है। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप बोल सकते हो, वो सोल्यूशन देते हैं। ऐसा नहीं इंडिया की तरह कि नहीं मुझे नहीं पता, तू जाने तेरा काम जाने, या फिर तू तेरा देख, ऐसा नहीं। हेल्प करते हैं, मतलब पूरी जो भी रहता है। ओके नशीर, आपका इमैनुअल। हेलो सर। इमैनुअल सर, का नंबर फरहान आपके बैकग्राउंड से Guten Abend, sir. Guten Abend, sir. Guten Abend. सर, मुझे ये पूछना था, बेसिकली मैं BSN नर्स हूँ और आगा खान में तकरीबन मुझे 13 इयर्स हो गए। और मुझे सर ये जो हाउस बिल्डिंग वाला है ना, मुझे थोड़ा एज रिलेटेड थोड़ा से क्वेश्चन पूछना था, क्योंकि मैं अभी 41 इयर्स हूँ। तो हाउस बिल्डिंग का देखो, हाउस बिल्डिंग की बात कर रहे हो कि नर्सिंग की कर रहे हो? पहली बात तो नहीं सर, मैं नर्सिंग तो सर मैंने BSN किया हुआ है नर्सिंग में, और 13 इयर्स बैक पहले मैंने किया हुआ है। पोस्ट आर एंड BSN होते हैं कैसे करी आपने सर? क्योंकि जब मैं अगर B1 कर लेता हूँ यहाँ से, तो फिर मैं वहाँ पे जब जॉब के लिए सर अप्लाई, जी नर्सिंग मैंने किया हुआ है सर पहले से ही। तो फिर हाउस बिल्डिंग की बात क्यों कर रहे हो? सर वो वहाँ पे अप्लाई करने के लिए हाउस बिल्डिंग में करना पड़ता है ना मेरे ख्याल से। नहीं या डायरेक्टली नहीं डायरेक्ट जॉब पे आ सकते हो आप, नर्सिंग की हुई है तो आप। ओके सर। तो सर एज रिलेटेड मुझे थोड़ा पूछना था, क्योंकि मैं 41 इयर्स हूँ, तो मुझे ये थोड़ा सा क्वेरी थी कि ये ना हो कि मैं बड़ी स्ट्रगल करूँ उसके बाद। नीरज ने भी अभी यही क्वेश्चन पूछा था। तो आपकी लैंग्वेज का क्या है अभी लेवल नसीर? सर मैं A1 में हूँ अभी। A1 में हो, ओके जी। तो जनरली तो वो 40 पे 40 के बाद में जनरली लेते नहीं है, लेकिन अभी आपने कुछ सुना होगा, कुछ लोगों ने बताया कि किस तरीके से कुछ लोगों को एक्सेप्शनली लिया भी है। तो आपको ऐसे कोई गारंटी कोई नहीं देगा, लेकिन आपकी जैसे लैंग्वेज होगी तो आप अप्लाई कर सकते हो, उस टाइम पे ट्राई कर सकते हैं। इस बीच में कोई और डेवलपमेंट आएगा तो मैं भी बताऊंगा। और अगर गणेश को कोई चीज इस तरह से पता चलती है, गणेश अगर आपके कांटेक्ट में ऐसे कुछ लोग आए जो और भी जैसे मान लो यूरोपियन थे, वो तो एक बात तो हो ही वो एक अलग बात हो सकती उनका तो चलो अलग हो गया सही है। कोई इंडियंस या दूसरे लोग 40 से ऊपर के अगर आ रहे हैं तो आप जरूर बताइएगा मेरे को, ताकि मैं भी इंफॉर्मेशन इस तरह की बता सकूं लोगों को कॉन्फिडेंस के साथ। जी बहुत शुक्रिया सर। बेसिकली मैं B1 B2 इसीलिए करना चाह रहा हूँ कि मैं वहाँ चला जाऊँ, वहाँ जाके जॉब करें अर्न करने के लिए। तो मैंने कहा अब इतनी स्ट्रगल भी करें, और मैंने BSN तो पहले ऑलरेडी 13 साल पहले कर चुका हूँ, तो इसलिए मैं पूछ रहा था। थैंक यू। ओके नाउ फरहान। हेलो सर, मैं बोल रहा था कि सर दिन होटल मैनेजमेंट का भी एक सेशन कर दीजिए सर। अलेक्सा बिल्कुल करेंगे, डोंट वरी। होटल मैनेजमेंट का सेशन करेंगे अपन जल्दी। हाँ सर, बहुत लड़का है सर बोल रहा है कि सर को बोलना चाहिए। और फिर मुझे भी लगने लगा कि डायरेक्ट प्लेसमेंट वालों को बुलाना चाहिए, बुलाएंगे, होटल वालों को भी बुलाएंगे। हाँ सर। ओके फयाज आप बोलो अपना क्वेश्चन। ओके शशिधर। हाय सर। हेलो। ओके गुटन आबेंड। एक्सक्यूज मी सर। एक के बाद एक okay sir. Devkaran sir. Yes please. Thank you so much sir, you are helping lots of guys to teach them in a good way, and आपका teaching skill is very grateful sir actually. And just I will go through, is there any matter if I didn't understand any topic, I will go through your videos. Because of that, thank you so much. Welcome. कहाँ से हैं आप? And मैं कर्नाटक से हूँ सर। ओके हुबली। बढ़िया है, फायदा उठाओ वीडियो जो अवेलेबल है उनका। हाँ सर, नहीं आपका टीचिंग का तरीका है ना, वो बहुत डिफरेंट है कंपेयर टू अदर्स व्हाट आई हैव सीन फ्रॉम लास्ट 8 months। घर पे बताऊंगा, मैं भी बताऊंगा, मेरे घर पे बताऊंगा। ठीक है सर।
Okay. It's really helped a lot. Question is, we have some quality control certificate. We learned from Singapore, quality control management, quality infection control. These all are 6-month programs, 9-month programs. Certificate will be there. It will be used for applicable for 50 countries. Like that they told while studying. Is that certificate will be applicable in the German hospital? Means while working as a quality control manager, you can work, or means these certificate will be applicable or not, or we have to study once again in their country only. I think I'm not means I cannot answer this question. I need to ask. Okay sir, okay. Yeah. किसी Sir, को can you जानकारी है तो explain? कोई बोल सकता है इस पे कि ठीक है ना, कि पहली बात तो ये हम लोग आज तो नर्सिंग की ही बात कर रहे हैं एक्चुअली। हाँ नर्सिंग की सर, नर्सिंग क्वालिटी इन्फेक्शन कंट्रोल मीन्स क्वालिटी इन्फेक्शन नर्स होता है सर, इन्फेक्शन कंट्रोल नर्स। नर्सिंग करने के बाद में कुछ और आपने आगे हायर डिप्लोमा किया है? हाँ इधर, हाँ सर, ये 6 मंथ और 9 मंथ कोर्स रहता है सर। वो नर्सिंग वो कहाँ से की हेल्प, आपने? मैं हुबली में, कर्नाटक इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हुबली में किया है। So means गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट कॉलेज सर। और वो सर्टिफिकेट है ना, मैंने सिंगापुर वो नेशनल हेल्थ केयर एकेडमी से किया है। ऑलराइट, वो सर्टिफिकेट में दिया है 50 कंट्रीज में एप्लीकेबल है, उसमें जर्मनी का सिंबल भी है। वो उधर एप्लीकेबल होता है क्या नहीं, ये पूछा। अगर सिंबल है तो डेफिनेटली होता होगा, हालांकि पूछ के ही बताया जा सकता है ये। ठीक है सर, मैं आपको वो सर्टिफिकेट, आपका नंबर मिला तो मैं भेज दूंगा। आप ट्राई कर लो आप उधर। नहीं, नंबर तो मैंने लिखा है, आप भेज देना मेरे को। बाकी आप तो अभी वहां जाओगे तो एज ए नर्स ही तो जाओगे? हाँ सर, now I am join duty as a nurse only, because now I have to join as a trainee nurse only. Then I have to pass an NERC exam. After that only they will take as a professional. So, but after that they will consider this or not. That's my one point. So means definitely I can also ask, right? But once you are there, you yourself can also, right, research Yes about sir, it. okay. क्योंकि एक बार Yes तो sir. आपको एज ए नर्स जाना ही है। Yes sir. Right? So definitely I will also try to ask and answer. Okay sir. Thank you so much. Welcome. Till next once come to Hubli sir, we will want to here Hubli also lots of students are there to join, and if you are free or if you come to Karnataka, I mean we'll organize one function for you sir. Oh, all great. students. मैंने That's भी right. मैंने कर्नाटका से ही की है, डेफिनेटली मिलेंगे। ठीक है सर, whenever you want to come, I will call you sir personally, then we will organize functions sir. Okay. All right. Yes. Thank you sir, thank you so much. Now last person I think. सर Yes. सर एज ए फ्रेशर हम जाते हैं सर, तो वहाँ क्या सैटरडे संडे को वीकेंड पे काम कर सकते हैं सर? नहीं, वीकेंड पे काम बता रहा हूँ ना, जैसे 6 महीने तो आप नहीं कर सकते यहाँ पे, जैसे उस टाइम पे रहते हो प्रोबेशनरी पीरियड पे, उसके बाद जैसे आपका